ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 191, 15.6 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर। अभी एक और पूरा बैच आया है, बहुत संतुष्टिदायक। जैसे ही 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन पिल्स के बैच के बाद बैच 1 क्लिक कीमिया से ताज़ा निकले, सू जियाओबाई बहुत खुश हुई। धन, ये सभी वास्तविक ठोस मुनाफे थे। विशेष रूप से हर बार जब एक पूर्ण बैच का उत्पादन किया जाता था तो सू जियाओबाई बेहद उत्साहित हो जाती थी। प्रत्येक कीमिया बैच से निकलने वाली गोलियों की संख्या हमेशा अस्थिर रही है, यहां तक कि एक क्लिक कीमिया के साथ भी। कम से कम एक भट्टी से केवल एक ही गोली मिल सकती है, लेकिन 8x बफ वृद्धि के साथ यह 8 गोलियों तक पहुंच सकता है। उच्चतम स्तर पर प्रति भट्टी 4 की पूर्ण बैच उपज का मतलब प्रति बैच 32 गोलियां था, जो कि सबसे कम उपज से 24 अधिक थी। लाभ में अंतर तुरंत स्पष्ट था। जल्द ही 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन पिल्स के सभी 14 सेट खत्म हो गए। बदले में उसे उत्तम गुणवत्ता की कुल 348 गोलियां मिली। मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर यह 350 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। इतनी सारी गोलियों के साथ खुले बाजार में बेचना एक परेशानी होगी। मुझे अभी भी टॉवर नेटवर्क के मंडप से गुजरना होगा। कम से कम वे तेजी से भुगतान करते हैं और समय बर्बाद नहीं करते हैं। सू जियाओबाई के पास समय की कमी थी। उसे 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन पिल्स के इस बैच को जल्दी से बेचना था, तुरंत नकद निकालना था और फिर उस पैसे का उपयोग अधिक कीमिया सामग्री को इकट्ठा करने के लिए करना था। यह ऐसा था जैसे सू जियाओबाई के माध्यम से पैसा चक्रित हो गया, एक पल के लिए गोलियां बन गया, फिर और भी अधिक पैसे में बदल गया। हालांकि आधिकारिक कीमत स्पष्ट रूप से शोषणकारी थी और थोक अधिग्रहण का मतलब हमेशा बाजार मूल्य से कम कीमत होता था। जब तक मुनाफा भारी रहता था तब तक थोड़ा नुकसान स्वीकार्य था। सर, क्या आपने इन सभी को स्वयं परिष्कृत किया है? टॉवर के मंडप के मुख्य वीआईपी कमरे के अंदर गोली मूल्यांकक और उसके सहायक ने 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन गोलियों से भरी मेज को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह मात्रा नहीं थी बल्कि गुणवत्ता थी। उसने पहले हजारों, दसियों हजार या यहां तक कि 1 लाख से अधिक गोलियों का एकमुश्त लेन देन देखा था, लेकिन 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन पिल्स का एक पूरा बैच देखना, सभी उत्तम गुणवत्ता वाले और एक भी त्रुटिपूर्ण नहीं, यह उनके सभी वर्षों में पहली बार था। 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन पिल एक उच्च श्रेणी की दिव्य गोली थी। उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों की दुर्लभता स्वयं स्पष्ट थी। एक बार में इतने सारे को परिष्कृत करना, प्रत्येक गोली दोषरहित होने के साथ, यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि कीमियागर का पद कम से कम सम्राट ग्रेड या उससे ऊपर था। यह सही है। मुझे एक अनुमान दो। सू जियाओबाई ने शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने चाय की चुस्की ली और सीधे बोला। कुछ क्षण बाद कीमत निर्धारित की गई। कुल 348 उत्तम गुणवत्ता वाली 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन पिल्स। मौजूदा बाजार मूल्य के 70% पर प्रत्येक आपको 1.2 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर मिलेंगे। कुल मिलाकर 292.32 मिलियन स्पिरिट पत्थर। लॉर्ड व्हाइट, यदि आप टॉवर के मंडप की हमारी शाखा के साथ साझेदारी करने के लिए सहमत हैं तो आप तुरंत हमारे टियर 1 कोर वीआईपी में से एक बन जाएंगे। फिर हम आपको बाजार मूल्य का 90% ऑफर करेंगे, बेशक इस शर्त पर कि आप हमारी शाखा को मासिक रूप से समान मात्रा और मूल्य की गोलियां उपलब्ध कराएंगे। ये कैसा लगता है? टॉवर के मंडप के शाखा प्रमुख व्यक्तिगत रूप से आगे आए और सू जियाओबाई से सम्मानपूर्वक बात की। बाजार मूल्य का 90%? निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मौके पर ही सहमत हो गए। अब उसे जिस चीज की आवश्यकता थी वह थी दक्षता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसे बेचा, जब तक उसे पर्याप्त पैसा वापस मिल गया, बस यही मायने रखता था। महान लॉर्ड व्हाइट, कृपया एक क्षण रुके, मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। ओह, और लॉर्ड व्हाइट, हाल की कठिन युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण टॉवर का मंडप तत्काल बड़ी मात्रा में दिव्य ग्रेड और सम्राट ग्रेड पुनर्प्राप्ति प्रकार की गोलियां प्राप्त कर रहा है। यदि आपके पास स्टॉक में कोई है तो बेझिझक उन्हें हमें बेचें, हम मौजूदा बाजार मूल्य का 130% देने को तैयार हैं। शाखा प्रमुख ने कहा। बाजार कीमत का 130%? यह सुनकर सू जियाओबाई तुरंत प्रसन्न हो गई। यह समयानुकूल खुफिया जानकारी थी। तथ्य यह है कि 7 ट्रेजर स्पिरिट फ्यूजन पिल्स को बाजार मूल्य के केवल 90% पर खरीदा जा सकता है। यह दर्शाता है कि वे लोकप्रिय थे, लेकिन गंभीर मांग में नहीं। जबकि युद्ध के कारण रिकवरी प्रकार की गोलियों की मांग बढ़ने का मतलब था कि न केवल टॉवर का मंडप बल्कि अन्य गुट भी उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए प्रीमियम ऑफर। जैसा कि अपेक्षित था, युद्ध से मुनाफाखोरी सबसे लाभदायक रास्ता था। आप सभी दिव्य ग्रेड और उससे ऊपर की गोलियां ले रहे हैं। निम्न दिव्य श्रेणी की गोलियों के बारे में क्या? सू जियाओबाई ने पूछा। हम उन्हें ले लेंगे। जब तक वे दिव्य ग्रेड या उच्चतर हैं, हम उन्हें ले लेंगे। शाखा प्रमुख ने तुरंत उत्तर दिया। उत्तम, ऐसा हुआ कि मेरे पास स्टॉक में काफी कुछ है, हालांकि मैं उन्हें आज अपने साथ नहीं लाया, मैं कल वापस आऊंगा। सू जियाओबाई ने शांति से कहा। अद्भुत, आप कभी भी आए और मैं उन्हें किसी भी समय खरीद लूंगा। आपके पास जो कुछ भी है हम ले लेंगे। शाखा प्रमुख बहुत खुश हुए।
375.84 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को बाजार मूल्य के 90% पर लेकर सू जियाओबाई ने सीधे टॉवर के मंडप को छोड़ दिया। लेकिन अपने सिस्टम फंक्शंस को अपग्रेड करने के लिए उनका उपयोग करने के बजाय वह सीधे निकटतम मुक्त व्यापार बाजार में चला गया। उसने इन स्पिरिट पत्थरों को पूंजी के रूप में उपयोग करने और एक ही बार में भारी लाभ कमाने की योजना बनाई। पवित्र शहर से कोई और क्या उम्मीद कर सकता है। इसके सख्त नियमों और सब कुछ नियंत्रण में रखने वाले शक्तिशाली प्रवर्तनकर्ताओं के कारण किसी को भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं हुई, जिसने मुक्त व्यापार बाजार को विशेष रूप से समृद्ध बना दिया, यहां तक कि टॉवर के मंडप, ब्लड स्लेयर एलायंस या क्लाउड्स की पहले से भी अधिक हलचल। लगभग आधे घंटे के बाद सू जियाओबाई को आखिरकार स्टालों के विशाल समुद्र में वह मिल गया जो वह चाहता था। उन्होंने कई पुनर्प्राप्ति प्रकार के दिव्य गोली फार्मूलों को प्राप्त करने के लिए पूरे 50 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए। उनमें उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी की दिव्य गोलियां थीं। सभी स्वास्थ्य लाभ से संबंधित थीं। न केवल गोलियां स्वयं मांग में हैं, यहां तक कि सूत्र भी गर्म वस्तु बन गए हैं। अगर मैं इन सूत्रों को पलट दूं तो मैं आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। फॉर्मूला ज्ञान खेती की तकनीकों की तरह एक नज़र में याद किया जा सकता है और आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनके उच्च मूल्य के कारण किसी ने भी उन्हें यूं ही लीक करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, केवल कीमियागर ही इस चीज को महत्व देते हैं। नियमित खेती करने वालों को यह नहीं पता होगा कि फॉर्मूला के साथ क्या करना है। एक बार जब सू जियाओबाई ने गोली फॉर्मूले की प्रामाणिकता की पुष्टि की तो उन्होंने तुरंत मुक्त व्यापार बाजार पर अपना कब्जा फिर से शुरू कर दिया। जब तक सामग्री पुनर्प्राप्ति प्रकार की गोलियों से संबंधित थी, उसने उन सभी को खरीद लिया। भले ही उनकी कीमत बाजार मूल्य से 1.2 गुना या 1.5 गुना हो, सू जियाओबाई ने संकोच नहीं किया, उन्होंने उन्हें ले लिया। उन्होंने निम्न श्रेणी की कीमिया सामग्री को भी नहीं छोड़ा। दूसरों के लिए ये वास्तव में रिकवरी पिल्स का उत्पादन कर सकते थे, लेकिन उनका ग्रेड इतना निम्न था कि किसी को इसकी परवाह नहीं थी। इन्हें खरीदना पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन सू जियाओबाई के लिए यह अलग था। उनके पास वन क्लिक सिंथेसिस प्लग इन था, यहां तक कि सबसे निचले स्तर की सामग्री को भी सीधे अपग्रेड किया जा सकता था। कीमिया सामग्री के संश्लेषण नियम साधना तकनीकों की यादृच्छिकता से भिन्न थे। उदाहरण के लिए पल हॉट ग्रास लें। एक ही ग्रेड की 4 समान जड़ी बूटियों को उच्च स्तरीय ब्लड पल हॉट ग्रास में संश्लेषित किया जा सकता है और वह इसे उन्नत करना जारी रख सकता है, इसे पुनर्प्राप्ति गोलियों के लिए उपयुक्त उच्च श्रेणी की सामग्री में बदल सकता है। इसलिए सू जियाओबाई ने एक ही बार में भारी मात्रा में निम्न श्रेणी की कीमिया सामग्री एकत्र कर ली। तुम्हारे पास कितना विंडफायर दानव फूल है? 3000 डंठल। मैं उन सभी को ले लूंगा। फ्लाइंग क्लाउड मिल्क मिला 600 किलोग्राम। ये बहुत है, मैं इसे ले लूंगा। केवल 150 किलोग्राम बीस्ट हॉट ऑयल। ये थोड़ा कम है, अभी भी खरीद रहा हूं। अगली बार और लाना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू जियाओबाई ने कोई संयम नहीं दिखाया। 3.7 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के साथ उसके पास खर्च करने की जगह थी। निस्संदेह निम्न श्रेणी की सामग्रियों के अलावा उन्होंने मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी की सामग्रियों को भी नहीं छोड़ा। जब तक ये पुनर्प्राप्ति गोलियों से संबंधित था, उसने ये सब खरीद लिया। 3 अरब स्पिरिट पत्थरों को जलाने के बाद सू जियाओबाई के हाथों में सामग्री की मात्रा आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। परिष्कृत करने का समय। सू जियाओबाई ने तुरंत गोली शोधन शुरू कर दिया। अगले दिन सू जियाओबाई टॉवर के मंडप के मुख्य वीआईपी कमरे में लौट आई। जब उसने शाखा प्रमुख को एक स्थानिक अंगूठी सौंपी, जिस क्षण शाखा प्रमुख ने उस पर नजर डाली, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, मुंह खुला हो गया। वह सू जियाओबाई को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। स्थानिक वलय के अंदर निम्न से उच्च दैवीय ग्रेड तक पुनर्प्राप्ति प्रकार की गोलियों का भंडार था और एक मोटी नजर में कम से कम 10,000 गोलियां थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें से हर एक उत्तम गुणवत्ता वाला था। अंत में उन 10,000 गोलियों का मूल्य निकाला गया। कुल 15.6 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। अध्याय 192। एक क्लिक अभ्यास स्थान 40 के स्तर तक पहुंचता है। 15.6 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। इसका मतलब था कि सू जियाओबाई ने केवल 300 मिलियन को कीमिया सामग्री में बदल दिया था और शोधन की एक रात के बाद केवल एक लेनदेन से उन्हें 52 गुना अधिक लाभ हुआ। पैसा बनाने की इस तरह की गति, यहां तक कि एक मार्शल सम्राट भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। आखिरकार मैं इन सभी सिस्टम कौशलों को उचित उन्नयन दे सकता हूं। अब जब उसके पास पैसे थे तो सू जियाओबाई उत्सुकता से अपने हाथ रगड़ रही थी, बाहर जाने की इच्छा कर रही थी। पहले वह हर बार जो पैसा कमाता था वह मुश्किल से कुछ क्लिक के लिए पर्याप्त होता था। कई कार्यों को फंड खत्म होने से पहले केवल 1 या 2 बार ही अपग्रेड किया जा सकता था। अब पूरे 15.6 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के साथ 1.56 टन आध्यात्मिक सिक्कों के बराबर कोई केवल कल्पना कर सकता है कि सू जियाओबाई इस बार किस तरह की प्रमुख चीजें कर सकती है। सिस्टम मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, सू जियाओबाई ने निर्णायक रूप से कहा। किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वन क्लिक सिंथेसिस को लेवल 11 पर अपग्रेड करें।
मेजबान, चूंकि सभी मौजूदा कौशल स्तरों को उन्नत करने की लागत बहुत अधिक है, क्या आप मुद्रा इकाई को निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स में बदलना चाहेंगे? सिस्टम ने जवाब दिया, बदलना। जैसे ही सू जियाओबाई ने बात की, वन क्लिक सिंथेसिस स्पेस तुरंत अपग्रेड होना शुरू हो गया। 7000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को काटा गया। वन क्लिक सिंथेसिस स्पेस को लेवल 8 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम सिंथेसिस स्तर अब मिड टियर एम्परर रैंक है। 430,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की कटौती की गई। वन क्लिक सिंथेसिस स्पेस को लेवल 9 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम सिंथेसिस स्तर अब हाई टियर एम्परर रैंक है। 2.58 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की कटौती की गई। वन क्लिक सिंथेसिस स्पेस को लेवल 10 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम सिंथेसिस स्तर अब टॉप टियर एम्परर रैंक है। 15.47 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को काटा गया। वन क्लिक सिंथेसिस स्पेस को स्तर 11 में अपग्रेड किया गया। अधिकतम संश्लेषण स्तर अब लो टियर सेंट रैंक है। डिंग, वन क्लिक सिंथेसिस स्पेस लेवल 10 पर पहुंच गया है। नई सुविधा अनलॉक, कोई लोडिंग समय नहीं। कोई लोडिंग समय नहीं। संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अब किसी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वस्तुओं को तुरंत संश्लेषित किया जाता है। जैसे ही नया फीचर सामने आया, सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। कोई लोडिंग समय नहीं, वह तो कमाल है। कल ही उन सभी सामग्रियों को संश्लेषित करने में काफी समय लग गया था। अब भी उनके कियानकुन स्थान में अभी भी बड़ी संख्या में निम्न श्रेणी की सामग्रियां थी जिन्हें संश्लेषित नहीं किया गया था। अब जब इंद्रधनुष प्रगति पट्टी हटा दी गई है, तो इसका मतलब है कि उसकी संश्लेषण दक्षता आसमान छू जाएगी। सिस्टम, मेरे लिए एक सेंट रैंक तकनीक संश्लेषित करें। अब जबकि वन क्लिक सिंथेसिस लेवल 11 पर पहुंच गया था, सू जियाओबाई ने तुरंत आदेश जारी किया। वह सेंट रैंक तकनीक का स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। 4 सम्राट रैंक तकनीकों को यांत्रिक भट्टी में रखा गया था और जैसे ही एक शानदार रोशनी फूटी, कोई प्रगति बाधा नहीं थी, कोई अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं थी, यह तुरंत पूरा हो गया था। डिंग, संश्लेषण सफल। आपने सेंट रैंक तकनीक प्राप्त कर ली है। सूर्य और चंद्रमा भक्षण शरीर। एक सेंट रैंक शरीर शोधन तकनीक। इस सेंट रैंक तकनीक का नाम देखकर सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे खेती के गड्ढे में डाल दिया। लेकिन उसे कुछ असामान्य बात नजर आई। अतीत में वर्चुअल नेटवर्क से प्राप्त तकनीकों को सम्मिलित करते समय प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली छाया लगभग कभी नहीं हिलती थी। ये बस अपनी जगह पर क्रॉस लेग बैठी रहती थी और एक पल के बाद तकनीक अधिकतम हो जाती थी। लेकिन इस बार यह पुराने ढर्रे पर लौट आया। छाया वास्तव में तेज गति से तकनीक का अभ्यास कर रही थी। सिस्टम, ये सेंट रैंक तकनीक तुरंत महारत हासिल नहीं की जा सकती। सू जियाओबाई ने भौहें चढ़ा दी। सही है मेजबान, इस सेंट रैंक तकनीक को शुरुआती स्तर तक पहुंचने के लिए 4000 दिनों की आवश्यकता होती है। क्या 4000 दिन? सू जियाओबाई ने लगभग अपनी आंखें उसके सिर से बाहर निकाल ली। क्या आप जानते हैं 4000 दिन का मतलब क्या होता है? उनके वर्तमान वन क्लिक प्रैक्टिस स्पेस टाइम त्वरण 33.55 मिलियन गुना के साथ एक दिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए 90,000 वर्षों के नॉनस्टॉप प्रशिक्षण के बराबर है। तो 4000 दिन, क्या वह 360 मिलियन वर्ष नहीं होंगे? और यह सिर्फ सेंट रैंक तकनीक के शुरुआती स्तर तक पहुंचने के लिए है। इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा? लेकिन यह एक सेंट रैंक तकनीक है, शायद इसमें वास्तव में इतना समय लगता है। सू जियाओबाई ने फिर से सोचा और इसे कुछ हद तक उचित पाया। एक बार जब आप ट्रांसेंडेंट रैंक पर पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन का सार बदल जाता है और आपका जीवन काल असाधारण हो जाता है। अन्यथा लुओ यू 1000 साल तक कैसे जीवित रह सकता था? मार्शल किंग स्तर पर जीवन काल और भी लंबा होता है। आप तकनीकों को देखकर ही बता सकते हैं। एक विशिष्ट किंग रैंक तकनीक में औसत प्रतिभा वाले एक मार्शल किंग को महारत हासिल करने में हजारों साल लग सकते हैं। उस दृष्टिकोण से लुओ यू पहले से ही बेहद उत्कृष्ट था। आखिरकार उसने 2 किंग रैंक तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। जहां तक मार्शल सम्राटों की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है और सम्राट रैंक तकनीकों को विकसित करने की कठिनाई बिल्कुल पागलपन भरी है। और सेंट रैंक तकनीकों के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है, समय का निवेश और भी भयानक होगा। यहां तक कि वे संत स्तर के व्यक्ति भी अपने जीवन काल में एक भी संत रैंक तकनीक में महारत हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जो बताता है कि क्यों आप भी इल्यूस्ट्री टॉवर में इतने सारे प्रतिभाशाली और पवित्र पुत्र 105वीं मंजिल पर अटके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की है, ये सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, कठिनाई और अधिक विकराल होती जाती है और वे इसे संभाल नहीं सकते हैं। सू जियाओबाई के सफल होने का एकमात्र कारण उनकी चाल, वन क्लिक प्रैक्टिस स्पेस और वर्चुअल नेटवर्क की तकनीकों के अद्वितीय गुण थे। तभी वह कुछ ही मिनटों में सभी प्रकार की तकनीकों में महारत हासिल कर सका। लेकिन दुर्भाग्य से वर्चुअल नेटवर्क सेंट रैंक तकनीक प्रदान नहीं करता है, जिसका मतलब था कि सू जियाओबाई अब पहले की तरह कुछ ही मिनटों में पूरी तकनीक को तुरंत नहीं समझ सकती थी। 4000 दिन, तो क्या अगर मैं वन क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 50 तक अपग्रेड करता हूं, तो मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि केवल सेंट रैंक तकनीक मुझे रोक सकती है। सू जियाओबाई की निगाहें दृढ़ थी, उनकी आभा वीरतापूर्ण संकल्प से भरी थी।
सेंट रैंक तकनीक में महारत हासिल करने का लाभ बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं था। एक बार जब उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली तो सू जियाओबाई की ताकत में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वह टूट गया था, उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब यह अलग है, उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। 4000 दिन, क्या ये है? फिर मैं इसे पैसों से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करूंगा, एक दिन में अधिकतम स्तर तक पहुंच जाऊंगा। सिस्टम, मेरे लिए 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस अपग्रेड करें। सू जियाओबाई ने सीधा आदेश दिया। 60,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन काटे गए। 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 26 में अपग्रेड किया गया। समय त्वरण 33.55 मिलियन गुना से बढ़कर 67.1 मिलियन गुना हो गया। 130,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन काटे गए। 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 27 में अपग्रेड किया गया। समय त्वरण 67.1 मिलियन गुना से बढ़कर 134 मिलियन गुना हो गया। 260,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन काटे गए। 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 28 में अपग्रेड किया गया। समय त्वरण 134 मिलियन गुना से बढ़कर 268 मिलियन गुना हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 1.1 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर काटे गए। 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 40 में अपग्रेड किया गया। समय त्वरण 5.4987 ट्रिलियन गुना से बढ़कर 11 ट्रिलियन गुना हो गया। डिंग, 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस 40 के स्तर पर पहुंच गया है। नई सुविधा अनलॉक, 8 गुना खेती। 8 गुना खेती, अब आप एक साथ 8 तकनीकों का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस बिंदु पर सू जियाओबाई ने अपग्रेड करना जारी नहीं रखा। 1 क्लिक प्रैक्टिस स्पेस को एक बार में लेवल 25 से 40 तक अपग्रेड करना, जबकि लागत बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी इसने पूरी तरह से सू जियाओबाई की बहादुरी को प्रदर्शित किया। सिस्टम, मुझे बताओ उस सेंट रैंक तकनीक के शुरुआती स्तर तक पहुंचने में अब कितना समय लगेगा? केवल 3 घंटे। सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनने पर सू जियाओबाई तुरंत संतुष्ट हो गई। 3 घंटे, स्वीकार्य। जहां तक आगे अपग्रेड करने का सवाल है, उसने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक कि वह एक और बड़ा काम नहीं कर लेता। अभी उसे अन्य कार्यों को उन्नत करने के लिए कुछ पैसे आरक्षित करने थे। आखिरकार उसे सभी पर आशीर्वाद बरसाने देना था, है ना? मेरे पास अभी भी 13.2 बिलियन बचे हैं। 1 क्लिक कल्टीवेशन को भी अपग्रेड करने का समय। पहले सू जियाओबाई ने 1 क्लिक कल्टीवेशन को अपग्रेड नहीं किया था, वह अपने स्तर को दबाने के लिए 1 क्लिक एनर्जी ट्रांसफर का उपयोग कर रहा था, विशुद्ध रूप से इल्यूसरी टॉवर को तोड़ने के लिए। लेकिन अब लक्ष्य हासिल कर लिया गया था और स्तर पर दमन अब आवश्यक नहीं था। अब उसे जिस चीज की जरूरत थी वह थी शक्ति में पूर्ण पैमाने पर वृद्धि, ताकत में एक विस्फोटक उछाल। अध्याय 193, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने के लिए 1 क्लिक। इसके अलावा 1 क्लिक कल्टीवेशन केवल मार्शल पथ को प्रभावित नहीं करता है, यह मानसिक आत्मा मास्टर क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जितना आगे बढ़ेंगे, अपने दायरे को ऊपर उठाना उतना ही कठिन होता जाएगा। अभी सू जियाओबाई अभी भी सब ट्रांसेंडेंट लेवल पर है, इसलिए यदि वह ऊपर जाना चाहता है तो कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करने से काम चल जाएगा। लेकिन एक बार जब वह ट्रांसेंडेंट लेवल, मार्शल किंग लेवल या यहां तक कि मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच जाता है तो कठिनाई तेजी से बढ़ जाएगी। इसलिए सू जियाओबाई को पहले से योजना बनानी चाहिए और अपने 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को पहले से अपग्रेड करना चाहिए। एक बार समय आने पर और वह ऊपर जाना चाहता है तो उसका क्षेत्र मिनटों में आसमान छू सकता है। 36,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 26 में अपग्रेड किया गया है। स्थानिक समय प्रवाह 270 मिलियन गुना से बढ़कर 540 मिलियन गुना हो गया। 72,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को काटकर 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 27 में अपग्रेड किया गया। स्थानिक समय प्रवाह 540 मिलियन गुना से बढ़कर 1.08 बिलियन गुना हो गया। 144,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को 28 स्तर पर अपग्रेड किया गया। स्थानिक समय प्रवाह 1.08 अरब गुना से बढ़कर 2.16 अरब गुना हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 550 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 40 पर अपग्रेड किया गया। स्थानिक समय प्रवाह 44 ट्रिलियन गुना से बढ़कर 88 ट्रिलियन गुना हो गया। डिंग, 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 30 में अपग्रेड किया गया। नई क्षमता अनलॉक की गई, 1 क्लिक रिजर्व। 1 क्लिक रिजर्व 1 क्लिक कल्टीवेशन एरिया में प्राप्त खेती को असीमित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। जब जरूरत हो अपने स्तर और दायरे को तुरंत उन्नत करने के लिए क्लिक करें। डिंग, 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 35 में अपग्रेड किया गया। नई क्षमता अनलॉक की गई, पहला नियम, पहला कानून। 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में अब हेवनली लॉ कॉम्प्रिहेंशन शामिल है। आप समझने के लिए एक स्वर्गीय कानून का चयन कर सकते हैं। डिंग, 1 क्लिक कल्टीवेशन स्पेस को लेवल 40 में अपग्रेड किया गया। नई क्षमता अनलॉक की गई, दूसरा नियम। दूसरा नियम 2 स्वर्गीय कानूनों को एक साथ समझने की अनुमति देता है। पवित्र शत। जब सू जियाओबाई ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो उसकी आंखें तुरंत तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। 1 क्लिक खेती में वास्तव में अब स्वर्गीय कानून की समझ शामिल है। सू जियाओबाई ने एक बार लू यू को इसका जिक्र करते हुए सुना था।
लुओ यू ने एक बार कहा था कि मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने के बाद हर बार जब आप किसी क्षेत्र पर चढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम एक स्वर्गीय कानून होना चाहिए जो आपके आगे बढ़ने से पहले संबंधित स्तर तक पहुंच जाए। लुओ यू ने धातु तत्व कानून को चुना, लेकिन अब तक उसने जिस धातु कानून की खेती की थी वह अभी भी 5वें स्तर के मार्शल किंग स्तर पर था और वह प्रथम स्तर के मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप वह फंस गया था और दूसरे स्तर के मार्शल सम्राट तक नहीं पहुंच सका। और एक बार जब आप द्वितीय स्तरीय मार्शल सम्राट तक पहुंच जाते हैं तो आपको खेती करने के लिए अपना दूसरा स्वर्गीय कानून चुनना होगा। इसलिए यदि आप संत स्तर तक बढ़ते रहना चाहते हैं तो आपको अर्ध संत स्तर पर कम से कम 6 स्वर्गीय कानूनों को समझना होगा। उस समय सु जियाओबाई को लगा कि यह लक्ष्य बहुत दूर है और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा वह राजा स्तर और सम्राट स्तर की साधना पद्धतियों के भीतर स्वर्गीय कानूनों के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। स्वर्ग पर कब्जा करने और प्राकृतिक शक्तियों को आदेश देने की वह भावना ये वास्तव में बेजोड़ थी। सु जियाओबाई ने मूल रूप से मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए खेती के तरीकों में अंतर्निहित निष्क्रिय कानून बोनस का उपयोग करते हुए पूरी तरह से क्रूर बल पर भरोसा करने की योजना बनाई थी। यह विधि असंभव नहीं थी, लेकिन जबकि अन्य लोगों को एक ही विधि को समझने में कठिनाई होती है, वे एक साथ कई विधियों को कैसे प्रबंधित कर सकते थे। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, वन क्लिक कल्टीवेशन इतना बड़ा उपहार लेकर आया। यह सीधे स्वर्गीय कानून की समझ को एकीकृत करता है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कई स्वर्गीय कानूनों को समझ सकता हूं? सु जियाओबाई की आंखें चमक उठी। दूसरों के पास स्वर्गीय कानून को समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। केवल तभी वे आगे बढ़ सकते हैं और उच्च स्थानों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में अकल्पनीय मात्रा में समय, प्रयास, मानसिक ऊर्जा और संसाधनों की खपत होती है। इसीलिए किसी एक स्वर्गीय नियम को समझना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन है। उदाहरण के लिए लुओ यू को लें। ऐसा कहा जाता है कि उसकी धारणा स्वर्ग की अवहेलना करती है, फिर भी वह अभी भी स्वर्गीय कानून की अड़चन में फंसा हुआ है और आगे बढ़ने में असमर्थ है। यह अकेले ही साबित करता है कि संपूर्ण स्वर्गीय कानून को समझना कितना कठिन है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी समझ इतनी गहरी है कि वह एक साथ 2 या 3 विरोधियों से लड़ सकता है और सिवु कबीले को पूरी तरह से दबा सकता है। सु जियाओबाई और भी अधिक सशक्त है। उसे बिल्कुल भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बस इसे वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस पर छोड़ दें। और जबकि अन्य लोग एक समय में केवल एक ही स्वर्गीय कानून को समझ सकते हैं, वह एक साथ 2 को समझ सकता है। अब मुझे बताओ, क्या यह अनुचित नहीं है? कौन जानता है, शायद जैसे जैसे वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस का स्तर बढ़ता जा रहा है, वह अंततः तीसरे, चौथे नियम को समझने में सक्षम हो जाएगा। उस समय जब सु जियाओबाई संत स्तर पर आक्रमण करने की कोशिश करती है तो उसके पास केवल 6 स्वर्गीय कानून नहीं हो सकते हैं। वह शायद 60 से शुरू करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, धोखा देना एक पल के लिए मजेदार है, लेकिन हमेशा के लिए धोखा देना शाश्वत आनंद है। ये कलाकृति इतनी टूट गई है, मुझे थोड़ा दोषी महसूस होने लगा है। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल अद्भुत हूँ। सु जियाओबाई जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। सिस्टम, कुल कितने स्वर्गीय कानून है? मेजबान, कुल 300 स्वर्गीय कानून है। कृपया स्वतंत्र रूप से चुने कि आप क्या समझना चाहते हैं। जैसे ही सिस्टम की आवाज गूंजी, वन क्लिक कल्टीवेशन स्पेस में तुरंत एक सूची सामने आ गई। सभी 300 स्वर्गीय कानूनों को बड़े करीने से प्रदर्शित किया गया था। सबसे बुनियादी 5 तत्व कानून वहां मौजूद थे: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी। तब तत्व प्रकार के कानून थे: हवा, गड़गड़ाहट, बर्फ आदि। यहां तक कि अंधेरा कानून, प्रकाश कानून और इसी तरह के अन्य भी उपलब्ध थे। एकमात्र निराशा, समय और अंतरिक्ष कानून सबसे शीर्ष स्तरीय अनुपलब्ध थे। खैर, अब दूसरों को उनके लिए उपयुक्त स्वर्गीय कानून को समझने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना पड़ता है और बार बार स्वर्ग को समझना पड़ता है। लेकिन सु जियाओबाई, उसे एक ड्रॉप डाउन सूची मिलती है और चयन करने के लिए बस क्लिक करता है। विचार करना भूल जाओ, समझना भूल जाओ, परिष्कार भूल जाओ। उनका अस्तित्व ही नहीं है। ये वास्तव में वन क्लिक कल्टीवेशन के विचार को उसके पूर्ण शिखर पर लाता है। तो फिर आइए पावर लॉ और इस लाइफ लॉ से शुरुआत करें। सु जियाओबाई ने सीधे अपनी पसंद बनाई। पावर लॉ, जैसा कि नाम से पता चलता है, ताकत बढ़ाता है। यदि वह पूर्ण शक्ति कानून में महारत हासिल कर सकता है तो ताकत में वृद्धि कम से कम 10 गुना हो सकती है। उस समय वह संभवतः प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट होते हुए भी द्वितीय श्रेणी के मार्शल सम्राट से आमने सामने लड़ सकता था। और जीवन नियम, यहां तक कि सबसे मजबूत हमले के बाद भी सु जियाओबाई यह नहीं भूली कि जीवित रहना सबसे पहले आता है। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, विशाल डोमेन के साथ उसके संबंध गहरे होते जाएंगे। वर्चुअल नेटवर्क में स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन नाम की प्रसिद्धि भी जोड़ें। क्या पता कब कोई उसे पहचान ले। यदि यह एक दोस्ताना भर्ती करता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर कोई उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है तो पृथ्वी पर वापस आकर भी सु जियाओबाई ने प्रतिभा विनाश के अंधेरे पक्ष का अनुभव किया था। तो उसके पास यह विश्वास करने का हर कारण है कि विशाल
डोमेन में ऐसी चीजें होती हैं और संभवतः इससे भी बदतर। तो शक्ति और जीवन, वह किसी के बिना नहीं रह सकता। एक बार जब वे दोनों लागू हो जाते हैं तो वह स्पीड लॉ, डिफेंस लॉ, स्पिरिट लॉ इत्यादि जैसे अन्य पर विचार कर सकता है। वन क्लिक कल्टीवेशन और वन क्लिक प्रैक्टिस दोनों पूरे हो गए हैं। अब मेरे अंतिम ट्रम्प कार्ड वन क्लिक ऑटो हंटिंग को अपग्रेड करने का समय आ गया है। सू जियाओबाई की आंखें उत्साह से चमक उठी। वन क्लिक कल्टीवेशन और वन क्लिक प्रैक्टिस सिस्टम के शुरुआती कार्य थे और इनकी लागत सबसे कम थी। लेकिन अब ऑटो हंटिंग के साथ असली भुगतान जीतने वाली प्रक्रिया सामने आने वाली है। अध्याय 194, नए धोखेबाजों का एक समूह खोलें। एक क्लिक के साथ ऑटो हंटिंग वर्तमान में सू जियाओबाई की आय के अपरिहार्य स्रोतों में से एक था। चाहे वह कीमिया हो, फोजिंग हो, संवर्धन हो या संश्लेषण हो, इसके द्वारा लाई गई भयंकर पशु सामग्रियों की समृद्ध आपूर्ति हमेशा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तत्वों में से एक थी। इतना ही नहीं, छाया पर कब्जा करने की क्षमता भी पलटवार के लिए सू जियाओबाई का सबसे बड़ा तुरुपका थी। उसके पास जितनी अधिक परछाइयां थी, सू जियाओबाई की जवाबी हमला करने की क्षमता उतनी ही मजबूत हो गई। इसलिए चाहे एक क्लिक ऑटो हंटिंग कितनी भी महंगी क्यों न हो, सू जियाओबाई फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें शामिल हो जाएगी। सिस्टम, मेरे लिए वन क्लिक ऑटो हंटिंग को अपग्रेड करें। सू जियाओबाई ने सीधा आदेश दिया। 4.65 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर एक क्लिक ऑटो हंटिंग स्पेस को 20 के स्तर तक उन्नत किया गया। छायाओं की संख्या 20 तक बढ़ा दी गई। 13.94 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर एक क्लिक ऑटो हंटिंग स्पेस को 21 स्तर पर अपग्रेड किया गया। छायाओं की संख्या 21 टिल्ड तक बढ़ गई। 41.84 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर एक क्लिक ऑटो हंटिंग स्पेस को 22 स्तर तक अपग्रेड किया गया। छायाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 3.4 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर एक क्लिक ऑटो हंटिंग स्पेस को 26 के स्तर पर अपग्रेड किया गया। छायाओं की संख्या 26 तक बढ़ गई। डिंग, वन क्लिक ऑटो हंटिंग स्पेस को लेवल 20 में अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक की गई, मजबूत हथियार। मजबूत हथियार, एक छाया को याद करें और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे किसी हथियार या खजाने से जोड़ दें। बूस्ट 60 मिनट तक रहता है। प्रभाव समाप्त होने के बाद छाया 24 घंटे के शीतलन में प्रवेश करती है। डिंग, वन क्लिक ऑटो हंटिंग स्पेस को लेवल 25 में अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक की गई, स्वैप। स्वैप, छाया के साथ तुरंत स्थान बदलें। अदला बदली के बाद वह छाया 24 घंटे के कूलडाउन में प्रवेश करती है। एक दिव्य कौशल, एक और दिव्य कौशल। जब उन्होंने स्वैप समारोह देखा तो सू जियाओबाई की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उनकी अभिव्यक्ति तुरंत उत्साह से चमक उठी। स्वैप सतह पर उतना अधिक नहीं दिख सकता, इसका न तो आक्रामक और न ही सहायक प्रभाव था। हालांकि सू जियाओबाई की नजर में इसका आगमन व्यवहारिक रूप से एक धोखा जैसी दैवीय कलाकृति थी। विवरण के अनुसार स्वैप में दूरी की कोई सीमा नहीं थी। इसका मतलब था, जब तक सू जियाओबाई ने एक निर्दिष्ट स्थान पर एक छाया भेज दी थी, चाहे वह कहीं भी हो, वह तुरंत बेस पर लौट सकता था, उस निर्धारित स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता था। इसके साथ सू जियाओबाई अब विशाल डोमेन और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती है, बिना जल्दी किए और यात्रा में आधा दिन बर्बाद किए बिना। बस एक पल में एक अदला बदली और वह घर पर होगा, ठीक सू लिंग र के पास। और यह सब नहीं था, छायाओं को स्वतः तैनात किया जा सकता है। यह प्रणाली की एक विशेष विशेषता थी। वे उन स्थानों पर तुरंत पहुंच सकते थे जहां सू जियाओबाई स्वयं नहीं पहुंच सकती थी। स्वैप के साथ इसका मतलब है कि सू जियाओबाई प्रभावी ढंग से डिस्पैच टेलीपोर्टेशन भी कर सकती है, तुरंत पहुंचकर। बेशक इस उपयोग की एक शर्त थी, सिस्टम प्रेषण के लिए सू जियाओबाई को विशिष्ट स्थान निर्देशांक प्रदान करने की आवश्यकता थी। अन्यथा ये केवल भयंकर जानवरों का शिकार करने के लिए छाया भेज सकता था। लेकिन विचार की इस श्रृंखला का अनुसरण करते हुए सू जियाओबाई प्रेषण कार्य का पूरी तरह से फायदा उठा सकती है। अपने वांछित टेलीपोर्टेशन गंतव्यों जैसे बेस नंबर 15, बेस नंबर 1, फान्या के पवित्र शहर आदि पर छाया को पूर्व तैनाती करके जब तक वह वहां था और निर्देशांक जानता था, वह इच्छानुसार वापस टेलीपोर्ट करने के लिए स्वैप फंक्शन का उपयोग कर सकता था। हालांकि ये स्वैप सुविधा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। सू जियाओबाई ने वास्तव में जिस चीज को महत्व दिया वह खतरनाक स्थितियों में पेश की गई आपातकालीन भागने की क्षमता थी। इसके बारे में सोचें, यदि सू जियाओबाई ने कभी खुद को खतरनाक जगह पर पाया, या अगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे निशाना बनाया और हमला करने की कोशिश की, तो एक ही आदेश से वह तुरंत भागने के लिए स्वैप का उपयोग कर सकता था। शरीर और आत्मा एक पल में गायब हो गए। इससे बेहतर बचाव का साधन क्या हो सकता है? ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वैप उत्तरजीविता विभाग में एक निर्विवाद सुपर दिव्य कलाकृति थी। एक ही बार में इतना बड़ा लाभ प्राप्त करने के बाद सू जियाओबाई कैसे रोमांचित नहीं होती। लेकिन हर बार छाया का उपयोग करना थोड़ा दर्दनाक लगता है। सू जियाओबाई यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी कि अतिरिक्त सुविधाओं के लगातार अनलॉक होने के साथ ऑटो हंटिंग शैडो व्यावहारिक रूप से उपभोग्य बन रहे थे। वन क्लिक ऑटो हंटिंग का अपग्रेड यहां रुका हुआ है।
अगले स्तर के लिए 10.1 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता थी और सु शियाओबाई के पास उन्नयन जारी रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मेरे पास अभी भी 5 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर बचे हैं। 5 बिलियन के साथ मैं 1 क्लिक कीमिया, 1 क्लिक संग्रह, 1 क्लिक फोर्जिंग और 1 क्लिक एनहांसमेंट को पूरी तरह से अपग्रेड कर सकता हूं। जब आपके पास पैसा हो तो आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो सकते हैं। सु जियाओबाई ने विशेष रूप से सिस्टम के संकेतों को सुनने और लगातार स्तर बढ़ाने की आनंददायक अनुभूति का आनंद लिया। वह एहसास अद्भुत था। 110,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक कीमिया स्थान को 16 स्तर तक उन्नत किया गया। गोली ग्रेड को बढ़ाकर टियर 5 एम्पर अपग्रेड कर दिया गया। 340,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक कीमिया स्पेस को 17 स्तर पर अपग्रेड किया गया। गोली का ग्रेड बढ़ाकर टियर 6 एम्पर अपग्रेड कर दिया गया है। 1.03 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक कीमिया स्थान को 18 स्तर तक उन्नत किया गया। गोली ग्रेड को बढ़ाकर टियर 7 एम्पर अपग्रेड कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 2.3 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक कीमिया स्थान को 25 स्तर तक उन्नत किया गया। गोली ग्रेड को बढ़ाकर टियर 4 सेंट ग्रेड कर दिया गया। डिंग 1 क्लिक कीमिया स्पेस को लेवल 20 में अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक। कोई लोडिंग नहीं, कोई लोडिंग नहीं। कीमिया लोडिंग समय हटा देता है, गोलियां तुरंत उत्पादित होती हैं। डिंग 1 क्लिक कीमिया स्पेस को लेवल 25 पर अपग्रेड किया गया। नया फीचर अनलॉक किया गया, क्वाड बूस्ट। क्वाड बूस्ट उत्पादित गोलियों की वर्तमान संख्या दोगुनी हो गई। बहुत संतुष्टिदायक टिल्ड। इन दो नए फीचर संकेतों को सुनकर सु जियाओबाई को अपने पूरे शरीर में आनंद की लहर महसूस हुई। कोई लोडिंग नहीं, एक क्लिक संश्लेषण की तरह। इसका मतलब है कि कीमिया को अब कोई लोडिंग समय की आवश्यकता नहीं है। जब तक उसके पास सामग्री थी, गोलियां तुरंत परिष्कृत हो जाती थी, तुरंत उत्पादित हो जाती थी। भट्ठी चक्रों के बीच समय लेने वाली प्रतीक्षा को पूरी तरह समाप्त कर दिया और क्वाड बूस्ट ने गोली उत्पादन गुणक को सीधे 8x से 16x तक उन्नत कर दिया। इसका मतलब था कि सु जियाओबाई के भविष्य के रिटर्न में विस्फोटक उछाल आने वाला था। 1.07 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक संग्रह को स्तर 15 पर अपग्रेड किया गया। खजाने की खोज करने वाले भूतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। 4.29 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक संग्रह को स्तर 16 पर अपग्रेड किया गया। खजाने की खोज करने वाले भूतों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। 17.17 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक संग्रह को स्तर 17 पर अपग्रेड किया गया। खजाने की खोज करने वाले भूतों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 110 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक संग्रह को 20 के स्तर पर अपग्रेड किया गया। खजाने की खोज करने वाले भूतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। डिंग 1 क्लिक संग्रह को स्तर 15 पर अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक की गई, लूट बूस्ट। लूट बूस्ट एकत्रित लूट की राशि दोगुनी हो जाती है। डिंग 1 क्लिक संग्रह को 20 स्तर पर अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक की गई, विकास। खजाने की खोज करने वाले भूत विकसित होते हैं, उनकी खजाना संवेदन क्षमता, गति की गति और संग्रह की गति सभी दोगुनी हो जाती है। वह फिर क्या कह रहा है? जब भाग्य आपके साथ है तो घर बैठे भी सौभाग्य सीधे आपके सिर पर आ जाएगा। लूट बूस्ट को समझाने की भी आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यक्ष और स्पष्ट आय में वृद्धि और विकास, ये और भी अधिक पागलपन था। इसने उनकी खजाना संवेदन क्षमता, चलने की गति और संग्रह की गति को एक ही बार में दोगुना कर दिया। सु जियाओबाई शांत रहना चाहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? सिस्टम बिल्कुल अद्भुत था। 8.58 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक फोर्जिंग स्पेस को स्तर 15 तक उन्नत किया गया। फोजेबल ग्रेड सीमा को बढ़ाकर उच्च सम्राट ग्रेड कर दिया गया। 15.62 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक खनन स्थान को 13 स्तर पर अपग्रेड किया गया। खनन माफियाओं की संख्या बढ़कर 13 हो गई। 31.25 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को घटाकर 1 क्लिक एनहांसमेंट स्पेस को लेवल 13 पर अपग्रेड किया गया। एनहांसमेंट सीमा जोड़ 1.3 तक बढ़ गई। डिंग 1 क्लिक फोर्जिंग स्पेस को लेवल 15 पर अपग्रेड किया गया। नई सुविधा अनलॉक की गई, ओवरग्रेड फोर्जिंग। फोर्ज स्पिरिट हथियार निर्दिष्ट स्तर से 1 ग्रेड अधिक होंगे। हा। एक और धोखा सुविधा अनलॉक। जैसे जैसे अधिसूचना बचती रही और खुशी की लहर दौड़ती रही, सु जियाओबाई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अध्याय 195 भयानक समय विशेषता तकनीक। हालांकि सु जियाओबाई ने लगभग सभी 15.6 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एक ही बार में खर्च कर दिए थे। भविष्य में इस पैसे से उसे जो रिटर्न मिलेगा, उसकी कीमत 15.6 बिलियन से अनगिनत गुना अधिक होगी। यदि दूसरों को पता होता कि 15.6 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को इस प्रकार की सुपर धोखेबाज शक्तियों में बदलने का मौका है, तो वे शायद मौत से लड़ेंगे, अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी पूरी किस्मत और जीवन को दांव पर लगाने को तैयार होंगे। अब जब मैंने पर्याप्त कौशल अंक एकत्र कर लिए हैं, तो वापस जाने और उन सिवू कबीले के लोगों को उचित सबक देने का समय आ गया है। सु जियाओबाई की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखी।
विशाल डोमेन की इस यात्रा से उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ। न केवल उन्होंने सभी 108 स्तरों को पार कर लिया था और मार्शल सम्राट की विरासत के लिए दिशात्मक मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था, उन्होंने कई सिस्टम कार्यों को उन्नत भी कर लिया था और यहां तक कि अपनी ताकत को प्रथम स्तरीय मार्शल सम्राट स्तर तक बढ़ा दिया था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वह अपनी रक्त ऊर्जा को उजागर करता है, अपनी छाया में विलीन हो जाता है और पूरी तरह से बाहर चला जाता है, तो वह दूसरे स्तर के मार्शल सम्राट के साथ भी आमने सामने जा सकता है। डिंग, क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है। तभी सू जियाओबाई के दिमाग में अचानक एक अधिसूचना गूंजी। बूम! अगले ही पल उसका दिमाग फट गया। सू जियाओबाई की चेतना अलग हो गई और अचानक एक शून्य जैसी जगह में प्रवेश कर गई। उसके चारों ओर प्रकाश से चमकते हुए टुकड़े थे जो शून्य में लटके हुए थे। बस एक नजर से सू जियाओबाई ने सहज रूप से उन्हें पहचान लिया। ये चमकते टुकड़े समय की ठोस अभिव्यक्तियां थीं। अचानक सू जियाओबाई के दिमाग में ज्ञान के अनगिनत गहन और गूढ़ टुकड़े एक साथ भर गए। समय, ये समय है। ठोस समय, बिखरा हुआ समय, नियंत्रणीय समय। तो यह ऐसा ही है। तो ये समय का सार है। समय को नियंत्रित करना। वास्तव में ये बहुत आसान है। सारी जानकारी सीधे सू जियाओबाई की आत्मा में अंकित हो गई थी। एक ही पल में उसने अपरिचितता की थोड़ी सी भी भावना के बिना समय के इतिहास की शुरुआती स्तर की सामग्री को पूरी तरह से समझ लिया। इस समय मायावी समय विशेषता सू जियाओबाई की आंखों में बहते हुए तरल पदार्थ की तरह, मूर्त ठोस की तरह या यहां तक कि एक दृश्यमान कल्पना जैसे भ्रम के रूप में दिखाई दी। हालांकि सब कुछ अवास्तविक लग रहा था, एक सपने की तरह सू जियाओबाई बिल्कुल निश्चित थी वह वास्तव में समय को नियंत्रित कर सकती थी। इसके अलावा जैसे जैसे अधिक से अधिक जानकारी मिलती गई, सू जियाओबाई की समय विशेषता के बारे में समझ और गहरी होती गई। सर्वोच्च स्तर की समय विशेषता ने सू जियाओबाई को पागलों की तरह अवशोषित कर लिया, जैसे कि वह भूखी हो। इस बीच वास्तविक दुनिया में वह पहले से ही फान्या के संपूर्ण पवित्र शहर को प्रभावित कर रहा था। उसके सिर के ऊपर अरबों किलोमीटर तक फैली समय की एक अंतहीन स्वप्निल नदी आकाश में बहती थी। Countless glowing fragments shimmered upon it. It spanned across the holy city of Fanya, emanating an ancient primordial aura, stirring dread in the hearts of those who looked up. इस बड़े पैमाने पर हंगामे ने तुरंत फान्या के पवित्र शहर में कई शक्तिशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपना सिर उठाया, महल की छतों से झांककर शून्य में बहती अंतहीन लंबी नदी को देखा। वह समय की नदी है। किसी ने समय विशेषता तकनीक समझ ली है। एक समय विशेषता तकनीक और उस पर एक उच्च श्रेणी। इस व्यक्ति की समझ मुझसे कहीं अधिक है। कौन है भाई? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ शक्तिशाली कृषक आकाश में दिखाई दिए, जबकि मार्शल सम्राट स्तर के अन्य लोगों ने शून्य को तोड़ दिया और उस स्थान की ओर उड़ गए जहां समय की नदी के उतार चढ़ाव सबसे मजबूत थे। बहुत जल्दी उन्हें स्रोत मिल गया। वह व्यक्ति जिसने समय विशेषता तकनीक को समझ लिया वह क्लाउड्स की हॉल के अंदर है। क्लाउड्स की हॉल क्लाउड्स की पैलेस के तहत एक और प्रमुख उद्यम था। अन्य महान गुटों की तरह सभी प्रकार की भयंकर जानवरों की सामग्रियों को खरीदने और बेचने के अलावा क्लाउड्स की पैलेस में भी व्यापारिक उद्यमों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। कुछ हद तक क्लाउड्स की हॉल को पूरे विशाल डोमेन में सबसे व्यापक फ्रेंचाइजी, सबसे शानदार टॉप टियर होटल माना जा सकता है। इसकी सुविधाएं सर्वव्यापी थीं, यहां तक कि खेती कक्ष भी प्रदान किए गए थे। सू जियाओबाई के लिए इसका अस्तित्व मार्शल हॉल के दूसरे रूप की तरह था, जहां कोई न केवल निवास कर सकता था बल्कि विभिन्न मामलों को भी संभाल सकता था। निस्संदेह क्लाउड्स की हॉल का सू जियाओबाई के लिए सबसे बड़ा लाभ यह था कि उसे आसानी से परेशान नहीं किया जाएगा या उसकी जासूसी नहीं की जाएगी। इसमें आंतरिक संरचनाएं थी जो सभी आध्यात्मिक इंद्रियों की जांच को अवरुद्ध कर देंगी। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि 5 प्रमुख गठबंधनों में से एक क्लाउड्स की पैलेस की ताकत को भड़काकर अपनी जान जोखिम में डाल दे, जब तक कि वे इसके शीर्ष विशेषज्ञों के क्रोध को झेलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो या जब तक कि उनकी मृत्यु की इच्छा न हो। बिल्कुल अभी की तरह। भले ही हर कोई जानता था कि क्लाउड्स की हॉल के अंदर किसी ने एक उच्च श्रेणी की समय विशेषता तकनीक को सफलतापूर्वक समझ लिया है, और यदि वे कोई कदम उठाते हैं तो ऐसे उत्कृष्ट खजाने को जब्त करना संभव हो सकता है। यह विचार पूरी तरह से खारिज होने से पहले केवल एक पल तक चला। इस तथ्य पर कभी ध्यान न दे कि पवित्र शहर के भीतर युद्ध की सख्त मनाही थी और लड़ाई एक गंभीर अपराध होगी। अगर किसी ने क्लाउड्स की हॉल में अतिक्रमण करने की हिम्मत की तो क्लाउड्स की पैलेस तुरंत हत्या का आदेश जारी कर देगा और संत स्तर के शक्तिशाली लोगों की एक भीड़ उन्हें नष्ट करने के लिए उतरेगी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसने भी ऐसा करने का साहस किया वह फान्या के पवित्र शहर से जीवित बाहर नहीं निकलेगा। समय की नदी करीब 5 मिनट तक बहती रही। क्लाउड्स की हॉल के आसपास अधिक से अधिक लोग एकत्रित हो गए। बहुत से लोग ये देखना चाहते थे कि किसने इतनी शक्तिशाली समय विशेषता तकनीक को समझ लिया है। यदि वे कोई रिश्ता बना सके या एक अच्छा प्रभाव छोड़ सके तो ये बहुत अच्छा होगा। समय का इतिहास अपने नाम के अनुरूप है। जैसे ही समय की नदी की महिमा धीरे धीरे फीकी पड़ गई और खगोलीय घटना पीछे हट गई, सू जियाओबाई ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में ऐसा लग रहा था मानो तारा नदियां अंतहीन रूप से बह रही हो।
उसके शरीर से निकलने वाली आभा, साथ ही उसका जीवन सार एक सामान्य मार्शल सम्राट से पूरी तरह से अलग था। यह समय विशेषता द्वारा लाया गया परिवर्तन था। हालांकि इसने शारीरिक रूप से सू जियाओबाई के साधना स्तर, शक्ति, सहनशक्ति या गति में वृद्धि नहीं की। इसने उनकी आत्मा और जीवन सार में एक मौलिक बदलाव लाया। इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो समय के इतिहास को सफलतापूर्वक समझने के बाद सू जियाओबाई ने सामान्य प्राणियों के विपरीत दिव्यता का एक अंश प्राप्त कर लिया था। इतने सारे लोग बाहर हैं। सू जियाओबाई ने अपनी निगाहें उठाई और तुरंत देखा कि क्लाउड्स की हॉल के बाहर कई मार्शल किंग और मार्शल सम्राट स्तर के विशेषज्ञ उसके स्थान पर नजर रख रहे थे। उत्तम, मैं परीक्षण कर सकता हूं कि यह क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम वास्तव में कितना प्रभावी है। सू जियाओबाई के होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसने 2 उंगलियां उठाई और शून्य की ओर इशारा किया। समय दलदल। अगले ही पल एक अदृश्य लहर अचानक फैल गई। पलक झपकते ही इसने पूरे क्लाउड्स की हॉल को घेर लिया। क्या चल रहा है? मेरी आत्मा ऊर्जा अवशोषण दर धीमी हो गई है और मेरी हरकतें, मेरी आवाज, यहां तक कि मेरे विचार, वे सभी सुस्त हो रहे हैं। यह एक समय विशेषता तकनीक है। क्या वह वरिष्ठ अंदर से क्रोधित हो गया है? बकवास, मैं आजाद नहीं हो सकता। संघर्ष मत करो, यह समय का दलदल है। आप जितना अधिक बल प्रयोग करेंगे, आप उतनी ही गहराई में डूबेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रभावित क्षेत्र में फंसे सभी लोग ये जानकर हैरान रह गए कि वे एक निराकार दलदल जैसे क्षेत्र में फंस गए हैं। उनकी आत्मा, ऊर्जा अवशोषण, परिसंचरण दक्षता और यहां तक कि उनकी वाणी और गति सभी नाटकीय रूप से धीमी हो गई। और वे जितना अधिक घबराते गए, धीमा प्रभाव उतना ही मजबूत होता गया। थोड़े कमजोर मार्शल किंग स्तर के कुछ किसान मौके पर पूरी तरह से जमे हुए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे। द्वितीय स्तरीय मार्शल सम्राट स्तर के केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही प्रभावित होने के तुरंत बाद बच निकलने में सक्षम थे। फिर भी उनकी अभिव्यक्तियां गंभीर थीं और जिस तरह से उन्होंने सू जियाओबाई के स्थान की ओर देखा वह विस्मय और भय से भरा था। यदि यह पवित्र शहर नहीं होता बल्कि एक युद्ध क्षेत्र होता तो बस उन कुछ सेकंड में ही उन्हें रोक दिया गया। दुश्मन उन्हें दर्जनों बार मार सकता था। उच्च स्तरीय लड़ाइयों में जीत और हार का निर्धारण सबसे छोटे क्षणों में किया जाता था। एक भी चूक गया बचाव या चकमा दिया गया हमला गंभीर चोट या तत्काल मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। समय विशेषता तकनीक सचमुच चरम सीमा तक भयावह है। अध्याय 196 सिवु कबीले का नरसंहार। यह समय विशेषता साधना तकनीकों का भयानक पहलू था। भले ही ये केवल शुरुआती स्तर पर था, केवल एक ही चाल जिसे उसने समझ लिया था, टाइम स्वैम्प, एक निर्दिष्ट स्थानिक सीमा के भीतर समय के प्रवाह को बदलने के लिए पर्याप्त था, इसे एक अदृश्य दलदल में बदल दिया। चाहे वह आपका शरीर हो, आध्यात्मिक ऊर्जा हो या आपके द्वारा अपनाई गई तकनीक हो, ये सब प्रभावित होगा। आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे, आप उतने ही गहरे डूबेंगे, बिल्कुल एक वास्तविक दलदल की तरह। यहां तक कि जिन प्राणियों का दायरा आपसे ऊंचा था, वे भी इस कदम से क्षण भर के लिए सुस्त हो जाएंगे। और सू जियाओबाई को बस उस एक पल की जरूरत थी, या तो हमला करने के लिए या आसानी से भागने के लिए। यदि यह मध्यवर्ती, उन्नत या यहां तक कि उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, समय का इतिहास जितना अधिक शक्तिशाली होगा, समय पर सू जियाओबाई का नियंत्रण उतना ही अधिक हो जाएगा, और वह जो ताकत दिखा सकता है वह पूरी तरह से भयावह हो जाएगी। दया की कई दलीलों के बीच सू जियाओबाई ने समय तकनीक वापस ले ली। तभी भीड़ डर और दहशत में तितर बितर हो गई और रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अपने जीवन को पूरी तरह से किसी और के हाथों में सौंपने की भावना ने उन्हें बहुत भयभीत कर दिया था। समय का इतिहास आकार लेना शुरू कर रहा है। मेरी वर्तमान एक क्लिक साधना गति के साथ उच्चतम स्तर तक पहुंचने में अधिकतम 1 या 2 दिन ही लगेंगे। साथ ही सूर्य और चंद्रमा द्वारा शरीर को निगलने की आशा भी शुरू हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि यह सेंट ग्रेड शरीर शोधन तकनीक कैसी लगेगी। सू जियाओबाई की आंखों में एक चमक चमक उठी। संत श्रेणी की तकनीकें इतनी गहन थीं कि स्वयं मार्शल संतों को भी उन्हें समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यदि वह इसे विकसित करने में सफल हो गया तो कौन जानता है कि उसकी ताकत कितने स्तरों तक छलांग लगा सकती है। डिंग, शैडो नंबर 7 पर हमला हो रहा है। डिंग, शैडो नंबर 7 ने दुश्मन को जवाबी कार्रवाई में मार डाला है। जैसे ही सू जियाओबाई सेंट ग्रेड तकनीक पर विचार कर रही थी, अचानक सिस्टम से एक अधिसूचना आई। यह सुनकर सू जियाओबाई थोड़ा घबरा गई। शैडो नंबर 7 वह था जिसे उसने विशेष रूप से सू फैमिली एस्टेट के अंदर ह्यूमन बेस नंबर 1 पर तैनात किया था, जिसे हर कीमत पर सूलिंग र की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। और अब ह्यूमन बेस नंबर 1 पर किसी ने अभी भी सूलिंग र के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की है। क्या वे जीने से थक गए थे? रुको, क्या ये सिवु कबीले के लोग हो सकते हैं? लेकिन क्या उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही हमला नहीं किया था और करारी हार नहीं झेली थी? इसके अलावा अंतरिक्ष दरार कुछ और दिनों तक पूरी तरह से खुलने वाली नहीं थी। सिस्टम स्वैप। सू जियाओबाई ने तुरंत लौटने का फैसला किया। पछताने से बेहतर सुरक्षित रहना है। इसके अलावा विशाल डोमेन में मामले सुलझ गए थे। अब उन सिवु बवुआओं को उचित धन्यवाद देने का समय आ गया है। अचानक सू जियाओबाई का पूरा शरीर तेजी से फीका पड़ने लगा, ठोस रूप से अर्धपारदर्शी, फिर एकमात्र रूपरेखा तक, जब तक कि अंत में वह शुद्ध अंधकार के एक समूह में बदल नहीं गया।
केवल एक त्रिआयामी काला मानवीय छायाचित्र ही बना रहा। एक पल के लिए सू जियाओबाई ने अपनी पांचों इंद्रियां खो दी। जैसे ही उसकी चेतना लौटी, उसके कानों में युद्ध का धरती हिला देने वाला शोर गूंज उठा। बूम बूम बूम। पुनः बोध प्राप्त करते हुए सू जियाओबाई ने अपना सिर ऊपर उठाया और मानव बेस नंबर 1 के ऊपर आसमान देखा। अनगिनत सेवू कबीले के जीवन रूप, सभी अलग अलग आकार के, लेकिन 5वें स्तर के मार्शल किंग स्तर पर शक्ति के साथ मानव मार्शल राजाओं के एक समूह के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। सभी फॉरबिडन सिटी पहने हुए थे, उनके कंधों पर प्रतीक चिन्ह। 5वें स्तर के मार्शल किंग्स। अंतरिक्ष दरार को जबरदस्ती खोल दिया गया है। सू जियाओबाई की निगाहें तेज हो गईं। 5वें स्तर के मार्शल राजाओं के बीच मानव बेस नंबर 1 के हर हिस्से में लड़ाई हुई। कई इलाके गोलीबारी की चपेट में आ गए। न केवल इमारतें जमींदोज हो गईं, यहां तक कि भूमिगत आश्रय भी भारी तबाही से अथाह खाई में बदल गए। संपूर्ण मानव आधार नंबर 1 खंडहर हो गया। स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष की दरार फिर से खुल गई थी। और इस बार न केवल चौथे स्तरीय मार्शल किंग्स, यहां तक कि सेवू कबीले के 5वें स्तरीय मार्शल किंग्स भी इसमें शामिल हो गए थे। भाई, छाया के पीछे खड़े सू लिंगर ने अचानक इसे सू जियाओबाई में रूपांतरित होते देखा और खुशी से चिल्लाया। जियो बाई लोंग ने भी परिचित आभा को महसूस किया और सू जियाओबाई के चेहरे पर रगड़ने के लिए अपना सिर नीचे करते हुए एक खुशी भरी याया चहकाई। श्री सू, राजा सू, डोनफेंग परिवार के सदस्य, साथ ही सू लिंग र की रक्षा के लिए लू यू द्वारा नियुक्त मानव मार्शल किंग्स, सभी सम्मानपूर्वक अपना सम्मान देने के लिए दौड़ पड़े। वे सभी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि सू जियाओबाई की आभा न केवल अधिक विशाल और भयानक हो गई है, यहां तक कि उनकी पूरी उपस्थिति भी पूरी तरह से बदल गई है। मानो वह एक सच्चे देवता बन गए हों। उनकी ओर उनकी निगाहें अब और भी अधिक श्रद्धा और विस्मय से भरी थी। लिंगर, क्या तुम ठीक हो? सू जियाओबाई ने उन्हें सिर हिलाया, फिर मुस्कुराए और सू लिंगर के सिर को थपथपाया। उन्होंने जियो बाई लोंग के सिर को भी थपथपाया। आप कैसे हैं, जियो बाई लोंग? याया, जियो बाई लोंग खुशी से चिल्लाई। भाई, मैं ठीक हूं, लेकिन बेस में कुछ हुआ। अभी किसी पक्षी मानव ने हम पर हमला करने की कोशिश की। सू लिंग र ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। सू जियाओबाई व्यापक रूप से मुस्कुराई। उसने अपना सिर घुमाया और हजारों मीटर ऊंचे आसमान की ओर देखा, जहां सेवू कबीले के प्राणी निषिद्ध शहर के मार्शल राजाओं से लड़ रहे थे। स्पष्ट रूप से बेजोड़ मानव मार्शल राजा घावों से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे, गोलियां पीते रहे और लड़ते हुए चिल्लाते रहे। सू जियाओबाई ने लापरवाही से उंगली उठाई। एक पल में एक निराकार लेकिन प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जो सीधे हजारों मीटर ऊपर आसमान में उड़ गई। पीएफएफ्ट कागज के एक टुकड़े में छेद करने की तरह उस भयानक ठोस आध्यात्मिक शक्ति ने सेवू कबीले के जीवन रूप को मौके पर ही टुकड़ों में तोड़ दिया। फॉरबिडन सिटी मार्शल किंग ने झटके से पलकें झपकाई, फिर मुड़ा। केवल अब उसे सू जियाओबाई की उपस्थिति का ध्यान आया। वह तुरंत उड़ गया और सलाम किया। प्रणाम राजा सू। सू जियाओबाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर तुरंत सेवू कबीले के अन्य जीवन रूपों पर चली गई। गोल्डन रेशम की टवुवान 6 दिव्य उंगलियां। उसकी कलाई के एक झटके से अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति से बनी 6 विशाल उंगलियां बाहर की ओर गरजने लगीं। बस पलक झपकते ही उन्होंने लाखों, यहां तक कि लाखों किलोमीटर की दूरी पार कर ली और अभिमानी हत्यारे सेवू योद्धाओं को कत्लेआम के बीच में ही चकनाचूर कर दिया। इतना मजबूत। फॉरबिडन सिटी मार्शल किंग की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। इस दृश्य को देखकर डोनफेंग परिवार और अन्य मानव मार्शल राजाओं ने सदमे और भय की अभिव्यक्ति दिखाई। यहाँ मेरे लिए रुको। उन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए सू जियाओबाई गायब हो गई और सबसे बड़ी अंतरिक्ष दरार के सामने फिर से प्रकट हुई। दरार के माध्यम से सू जियाओबाई स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि दूसरी तरफ क्या हो रहा था। लुओ यू सेवू कबीले के खिलाफ लड़ाई में फॉरबिडन सिटी मार्शल किंग्स का नेतृत्व कर रहा था। सेवू कबीले ने लुओ यू को घेरने के लिए कई प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राटों को भेजा था, जो उसे सीधे मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लुओ यू, जिसे कभी एक अर्थ संत से सत्ता विरासत में मिली थी, इतनी आसानी से नहीं मारा गया था। हालांकि उसकी गतिविधियों के बंधे होने से फॉरबिडन सिटी मार्शल किंग स्पष्ट रूप से अभिभूत थे। सेवू कबीले के कई सदस्य पहले ही अग्रिम मोर्चे को पार कर सीधे पृथ्वी में प्रवेश कर चुके थे। वे बिना रोक टोक के कत्लेआम कर रहे थे, सूर्य और चंद्रमा को धूमिल कर रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे थे। युद्ध क्षेत्र सर्वनाशकारी अराजकता और भव्यता का दृश्य था। नंबर 8, यहीं रहो। किसी भी सेवू को मार डालो जो अंदर आने की हिम्मत करेगा। सू जियाओबाई ने अपने निर्देश छोड़ दिए, फिर अंतरिक्ष की दरार में कदम रखा। जैसे ही उसका शरीर वहां से गुजरा, युद्ध की गगनभेदी गर्जना और कुचलने वाला दबाव तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगा। राजा सू, लुओ यू ने सू जियाओबाई को दरार से निकलते हुए देखा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह तुरंत दहाड़ा, वापस जाओ, वे तुम्हारे पीछे हैं। स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। लगभग उसी क्षण एक प्रथम स्तरीय मार्शल सम्राट जो युद्ध के मैदान के बाहर छिपा हुआ था, अचानक शून्य में घुस गया और बिना किसी चेतावनी के सू जियाओबाई पर एक भयानक ब्लेड हमला शुरू कर दिया। सेवू कबीले को लंबे समय से पता था कि स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन सू जियाओबाई थी।
जब सू जियाओबाई ने 108वां स्तर पार कर लिया तो सिवू के उच्च अधिकारी सामूहिक रूप से हौंफने लगे और लगभग पूरी तरह से पृथ्वी छोड़ने पर विचार करने लगे। लेकिन वे जल्दी ही संभल गए। यहां तक कि अगर कोई 108वां स्तर भी पार कर सका तो ये केवल ये साबित करेगा कि सू जियाओबाई की ताकत अधिकतम उपसम्राट थी, प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट के स्तर से अभी भी दूर। इसलिए उन्होंने इस अवसर का उपयोग करने की योजना बनाई। अब जब दरार ने 5वें स्तर के मार्शल राजाओं को भी एक आश्चर्यजनक हत्या शुरू करने की अनुमति दी, इस भविष्य के खतरे को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, एक बार जब 5वें स्तर के मार्शल राजाओं ने आक्रमण किया तो सू जियाओबाई तुरंत सामने आ गईं। उनके लिए उनका उपहार उसी पल में पूरी तरह से दे दिया गया। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? सू जियाओबाई ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में पियरलेस क्रिम्सन चेन दिखाई दी। उसके शरीर से सम्राट श्रेणी, राजा श्रेणी और उत्कृष्ट श्रेणी तकनीकों की अनगिनत छायाएं उठी। एक ऐसी आभा जिसने उपस्थित सभी लोगों को, चाहे उत्कृष्ट मार्शल किंग या यहां तक कि मार्शल सम्राट, महसूस कराया कि उनके दिलों में ठंडक फूट रही है। एक तीव्र प्रकाश जो आकाश और पृथ्वी को छेदता हुआ सारी दृष्टि को धूमिल कर देता हुआ नीचे गिर गया। अध्याय 197। उनमें से किसी को भी भागने न दे। सू जियाओबाई अब कितनी मजबूत है। सिस्टम पैनल पर वह पहले ही प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंच चुका था। जब उसने अपने शाही हथियार का इस्तेमाल किया, अपनी रक्त ऊर्जा को उजागर किया और कई सम्राट स्तरीय तकनीकों को एक में मिला दिया, तो एक द्वितीय स्तरीय मार्शल सम्राट भी ताकत की प्रतियोगिता में मुश्किल से उसका मुकाबला कर सका। मात्र प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट से निपटने के लिए यह सिर्फ एक स्ट्राइक का मामला है। बूम! जैसे ही उसका ब्लेड गिरा, सिवू कबीले का प्रथम श्रेणी का मार्शल सम्राट, जिसने उस पर घात लगाने की कोशिश की थी, अपनी आंखें चौड़ी करने और भय और निराशा से भरी चीख निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। तेज रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को अपने आगोश में ले लिया, हर चीज को अपने आगोश में ले लिया। जब दुनिया में स्पष्टता लौटी कि सिवू कबीले के प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट को पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उसका शरीर, उसका सिर और उसके पैर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल अंतरिक्ष अंगूठी पहनने वाली कलाई बरकरार रही, शक्तिहीन रूप से आकाश से गिर रही थी। इकट्ठा करना। सू जियाओबाई ने हवा में एक लोभी हरकत की और अंतरिक्ष वलय कलाई से अलग हो गया, हवा में उड़ गया और खुशी खुशी उसके क्यानकुन अंतरिक्ष में उतर गया। यह एक मार्शल सम्राट स्तर के प्राणी द्वारा संचित जीवन भर की संपत्ति थी। वह संभवतः इसे कैसे जाने दे सकता था? मृत। उसने वास्तव में एक प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट को मार डाला। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। जल्दी जाओ, कबीले नेता को बुलाओ। पीछे हटो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू जियाओबाई के कदम ने सीधे तौर पर सिवू कबीले के प्रत्येक व्यक्ति की नसों को तोड़ दिया था। उनकी समझ में तथाकथित स्कल्प्टेड मून एजियोर ड्रैगन यानी सू जियाओबाई अधिकतम केवल उपसम्राट स्तर पर थी, फिर भी प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट से एक प्रमुख क्षेत्र दूर थी। आपको पता होना चाहिए, पूरे विशाल डोमेन में अनगिनत उपसम्राट इस स्तर पर फंसे हुए हैं, जो अपने पूरे जीवन में मार्शल सम्राट दायरे में एक कदम भी उठाने में असमर्थ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना राक्षसी या प्रतिभाशाली हो सकता है, इतनी जल्दी तोड़ना असंभव होना चाहिए, है ना? और फिर भी वास्तविकता उनकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई। सू जियाओबाई ने न केवल सफलता हासिल की, ये सिर्फ एक सफलता नहीं थी, उसने पहले ही प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट को तुरंत मारने की शक्ति हासिल कर ली थी। उस दृश्य ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। डर उनके दिलों की गहराइयों से निकलकर उनके पूरे चेहरे पर फैल गया। एक पल की झिझक के बिना सिवू कबीले के सभी मार्शल सम्राट और मार्शल किंग स्तर के प्राणी मुड़ गए और भाग गए। ये सिर्फ सिवू कबीला नहीं था जो स्तब्ध था, यहां तक कि फॉरबिडन सिटी के मार्शल राजा भी स्तब्ध रह गए। लुओ यू सहित वे सभी सुस्त और अविश्वास में थे। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचना कितना कठिन था। उस समय वह उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे जो इल्यूसरी टॉवर को पार कर 100वीं मंजिल तक पहुंचे। 101वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने अनगिनत प्रयास किए और यहां तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। फिर भी सू जियाओबाई न केवल रिकॉर्ड में उससे कहीं आगे निकल गई, बल्कि अब ताकत में भी उसे पूरी तरह से कुचल दिया। प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट के लिए एक ब्लेड। अभी कुछ दिन पहले सू जियाओबाई बमुश्किल चौथे स्तर के मार्शल किंग की बराबरी कर सकी थी, और अब बस कुछ ही दिनों में लुओ यू ने आगे की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। उसे यहां तक संदेह होने लगा कि क्या सू जियाओबाई वास्तव में पृथ्वी की एक इंसान थी। यह बहुत भयानक था। दौड़ने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं आप सभी को भागने दूं तो मेरी महान धन संग्रह योजना का क्या होगा? सू जियाओबाई ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया, उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। अगले ही पल उसकी आकृति वहां से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही अनगिनत किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और सीधे तौर पर पहले भागने वाले मार्शल सम्राट स्तर के सिवू कबीले के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। बाकी को चलने देना ठीक है, लेकिन तुम एक मोटी भीड़ हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? सू जियाओबाई को अचानक अपने सामने आते देखकर सिवू कबीले का ये प्रथम श्रेणी का मार्शल सम्राट घबराहट में चिल्लाया और अपने स्तर के लायक सभी संयम खो बैठा।
एक भीड़ की तरह एक भेड़िए का सामना करते हुए भय और निराशा ने उसके पूरे शरीर और दिमाग को निगल लिया। बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत न करते हुए उसने अपनी रक्त ऊर्जा को उजागर किया और अपनी क्षमता का दोहन किया, वर्षों से जमा किए गए हर एक जीवन रक्षक उपकरण को तेजी से बाहर निकाला। सभी प्रकार की एक बार उपयोग होने वाली रक्षात्मक संरचनाएं, शरीर की रक्षा करने वाले शाही हथियार जो क्षति को रोक सकते हैं, विभिन्न तकनीकें जो रक्षात्मक उपाय पेश कर सकती हैं, और यहां तक कि वे गोलियां भी जो अस्थायी रूप से उसकी ताकत बढ़ा सकती हैं और थोड़े समय में उसका दायरा बढ़ा सकती हैं। उसने उन सभी को एक ही बार में बाहर फेंक दिया। फिर भी ये सभी तथाकथित जीवन रक्षक विधियां पूर्ण शक्ति के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थी। सू जियाओबाई ने अपनी उंगली हिलाई। कश, मानसिक शक्ति की एक अदृश्य भयानक लहर ने अजेय बल से सब कुछ तोड़ दिया, बेरहमी से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर किसी अदृश्य स्थानिक भंवर से छिन्न भिन्न हो गया है और केवल उसकी निराशाजनक चीखें और लुप्त होती जीवन शक्ति के साथ दुनिया में गायब हो गया है। इस सिवु कबीले मार्शल सम्राट की अंतरिक्ष अंगूठी को संग्रहित करने के बाद सू जियाओबाई फिर से चमक उठी। अगला वही तरीका, वही परिणाम, वही अंत। इस अगले प्रथम स्तरीय मार्शल सम्राट ने भागने के लिए खुली जगह को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरार खुली, इससे पहले कि वह अंदर कदम रख पाता, उसका शरीर मौके पर ही फट गया और पूरे आसमान में खून की बारिश में बदल गया। जारी रखना। सू जियाओबाई ने फिर से अंतरिक्ष रिंग एकत्र की और अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गई। पूरी प्रक्रिया वर्णन में धीमी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह सब पलक झपकते ही घटित हो गया। लुओ यू के अलावा अन्य मार्शल राजा एक और सिवु कबीले के मार्शल सम्राट के मरने से पहले स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सके। सिवु कबीले के 3 प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट बने रहे। वे अधिक चतुर थे, वे बचने के लिए खुली जगह को तोड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। इस रणनीति के साथ भले ही सू जियाओबाई की गति अविश्वसनीय थी, वह संभवतः एक ही बार में तीनों का पीछा नहीं कर सकती थी। निस्संदेह सू जियाओबाई अपनी परछाई को उनके साथ एक ही समय में व्यवहार करने दे सकती थी, लेकिन ये पृथ्वी के मनुष्यों और सिवु कबीले के बीच एक सहस्राब्दी पुरानी दुश्मनी थी। किसी छाया को यह निर्णय लेने देना कि यह न्याय नहीं करेगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्हें निष्पादित करना पड़ा। उसने कहा, मार्शल सम्राटों का पीछा करने से पहले वह उन मार्शल राजाओं के खजाने को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वूम, प्रथम स्तरीय मार्शल सम्राट स्तर को पार करने वाली एक राजसी मानसिक शक्ति परमाणु विस्फोट शॉकवेव की तरह बाहर की ओर फैल गई। सीमा के भीतर प्रत्येक सिवु कबीले के मार्शल राजा को तुरंत मिटा दिया गया, केवल उनके अकेले अंतरिक्ष के छल्ले हवा में तैरते रहे। थोड़ी देर बाद सिवु कबीले का प्रत्येक मार्शल राजा, चाहे 5वें स्तर का, 4थे स्तर का, 3रे स्तर का, 2रे स्तर का या प्रथम स्तर का, सू जियाओबाई ने अपना मानसिक बल वापस ले लिया और सभी अंतरिक्ष छल्ले सीधे उसके हाथ में उड़ गए। उनका शिकार करो। लगभग एक साथ सू जियाओबाई ने भाग रहे 3 सिवु कबीले मार्शल सम्राटों पर ताला लगा दिया। वह शिकार शुरू करने के लिए तैयार था। सम्राट ग्रेड तकनीक मिस्ट स्पिरिट 6 मेथड गु 8 अब भयानक दक्षता के साथ चमक उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूरी कितनी दूर है, एक बार चिन्हित होने पर वे जीपीएस सिग्नल की तरह थे। सू जियाओबाई बिना किसी असफलता के उन्हें लॉक कर सकती थी और उनका पता लगा सकती थी। भले ही उसके पास अंतरिक्ष को भेदने की क्षमता नहीं थी, विभिन्न चपलता आधारित बॉडी टेम्परिंग तकनीकों से सू जियाओबाई की वर्तमान संवर्धन ने उसकी गति को आश्चर्यजनक रूप से तेज बना दिया। 3 प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राटों का पीछा करते हुए तुच्छ बात, लगभग 10 सेकंड बाद सैकड़ों स्थानिक ब्लेड उड़ गए, जिससे तुरंत भाग रहे सिवु कबीले मार्शल सम्राट को सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में काट दिया गया। सू जियाओबाई ने स्पेस रिंग से केवल छोटा टुकड़ा लिया और बाकी को नजरअंदाज कर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गई। 30 सेकंड बाद दूसरे से अंतिम सिवु कबीले के मार्शल सम्राट अभी भी खुश थे कि सू जियाओबाई ने पकड़ नहीं बनाई थी, बस राहत की सांस लेने वाले थे। जब आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर गड़गड़ाहट की तरह गिरी तो उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। 1 मिनट बाद अंतिम सिवु कबीले का मार्शल सम्राट केवल अपने कबीले को एक संकट संकेत भेजने में कामयाब रहा, और तभी आकाश से बिजली की एक तेज बौछार ने उसकी बांह को काट डाला। बिजली के एक और भी अधिक भयानक झटके से उसका शरीर धूल में बिखर गया। सू जियाओबाई के प्रहार के तहत एक भी मार्शल सम्राट स्तर का प्राणी 1 सेकंड से अधिक नहीं टिक सका। भगवान लुओ। सू जियाओबाई एक बार फिर युद्ध के मैदान में प्रकट हुई, लेकिन उस क्षण युद्ध का मैदान स्तब्ध चेहरों से भर गया था। मानव मार्शल राजा सभी सदमे में थे। कुछ ही समय पहले वे पृथ्वी की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे थे, यहां तक कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन पलक झपकते ही सभी मार्शल राजा मर गए और एक भी मार्शल सम्राट बच नहीं पाया। सू सम्राट लुओ यू अभी भी सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। सू जियाओबाई को उसे बुलाते हुए सुनकर उसने जल्दी से जवाब दिया। सू जियाओबाई के लिए उनकी उपाधि स्पष्ट रूप से राजा से सम्राट में स्थानांतरित हो गई थी। मुझे बताओ, सिवु कबीले की मांद कहाँ स्थित है? अध्याय 198 सिवु कबीले की मांद की और हत्या। सिवु कबीले का गढ़, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका इरादा हो? जैसे ही यह विचार आया, लुओ यू की आंखें कांप उठी।
यदि ऐसा पहले होता तो लू यू ने निश्चित रूप से पहले उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की होती। आखिरकार सेवु कबीला, चाहे कुछ भी हो, विशाल डोमेन का एक सम्राट श्रेणी का कबीला था जो कम से कम सैकड़ों हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। ऐसे कबीले को इतने लंबे समय तक सहन करने के लिए उसके पास कुछ छिपे हुए तुरुप के पत्ते और तरीके कैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन सू जियाओबाई की भयानक ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद लू यू ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा किया और कहा, सम्राट सू, सेवु कबीला एक सम्राट श्रेणी का कबीला है। उनके डोमेन के भीतर उनके पास 3 महान शहर हैं, साथ ही कई बड़े और छोटे शहर भी हैं। दक्षिण पश्चिम में ज़ेफेई का महान शहर सेवु कबीले का मूल है। कबीले नेता क्यूई चान के सीधे नियंत्रण वाला एक शहर भी है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। छोटे शहरों की रक्षा उत्कृष्ट स्तर के प्राणियों द्वारा की जाती है। बड़े शहरों की सुरक्षा मार्शल राजाओं द्वारा की जाती है। स्वाभाविक रूप से महान शहरों की रक्षा मार्शल सम्राटों द्वारा की जाती है। और मुख्य शहर होने के नाते ये निश्चित रूप से अनगिनत रक्षात्मक और प्रतिरोध तंत्रों के साथ भारी रूप से मजबूत होगा। केवल भयानक संरचना ही एक मार्शल सम्राट को गंभीर सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ। एक पल की झिझक के बिना सू जियाओबाई ने उन शब्दों को पीछे छोड़ दिया, फिर प्रकाश की एक महीन धागे जैसी धारा में बदल गई जो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। पलक झपकते ही वह क्षितिज पर गायब हो गया था। लू यू और कई मानव मार्शल राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। सिटी लॉर्ड, क्या सम्राट सू का अकेले जाना थोड़ी लापरवाही नहीं है? हम जानते हैं कि ज़ेफे ग्रेट सिटी कितनी खतरनाक है। केवल इसका रक्षात्मक गठन ही द्वितीय स्तरीय मार्शल सम्राट के हमले का सामना कर सकता है, और क्यूई चैन स्वयं एक शक्तिशाली द्वितीय स्तरीय मार्शल सम्राट है। सम्राट सू कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वह बहुत पतला नहीं होगा? एक मानव मार्शल किंग ने उत्सुकता से पूछा। वह लापरवाह आदमी नहीं है। लू यू ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में सू जियाओबाई चली गई थी। कुछ ही दिनों में एक चतुर्थ श्रेणी के मार्शल राजा से प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट को मारने के लिए उठना, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप सामान्य तर्क का उपयोग करके माप सकें। आशा करते हैं कि वह सुरक्षित लौट आएगा। एक ही समय पर ज़ेफे ग्रेट सिटी में बादलों में 10,000 मीटर की दूरी पर स्थित एक विशाल ऊंचे टावर के ऊपर शिखर सम्मेलन कक्ष में सेवु कबीले के सभी शीर्ष अधिकारी एकत्र हुए थे। 8 प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट, 1 द्वितीय श्रेणी का मार्शल सम्राट। वे एक ही मेज के चारों ओर बैठे थे, लेकिन वातावरण अत्यधिक भारी था, मानो हवा ही जम गई हो। पूरा सम्मेलन कक्ष घातक सन्नाटे में डूबा हुआ था। सभी प्रथम स्तरीय मार्शल सम्राटों ने अपनी नजरें सेवु कबीले के नेता क्यूई चान पर केंद्रित कर दी, जो एकमात्र द्वितीय स्तरीय मार्शल सम्राट थे। क्यूई चान की अभिव्यक्ति इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था कि स्याही उसमें से टपक सकती है। उसे पृथ्वी पर आक्रमण करने वाली अग्रिम पंक्ति की सेनाओं से पहले ही खबर मिल गई थी। न केवल वे मनुष्यों का सफाया करने, उनके शहरों को नष्ट करने या स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन का वध करने में असफल रहे, वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। एक भी जीवित नहीं बचा। स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी वह पहले ही प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त प्रगति कर चुका है। अगर यह अनियंत्रित रहा तो मुझे डर है कि मैं भी उसका मैच नहीं बन पाऊंगा। क्यूई चैन गंभीर स्वर में बोला, उसकी आंखों में भयानक चमक थी। आदेश भेजे, अंतरिक्ष दरार को तोड़ने में तेजी लाने के लिए ज़ेयुन शहर और ज़ेयू शहर में सभी जीवित प्राणियों की बलि दें। 2 महान शहरों का बलिदान। कबीले नेता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने ये सुना, उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। इतने कम समय में अंतरिक्ष की दरार को तोड़ने के लिए वे पहले ही 100 से अधिक बड़े शहरों और अनगिनत छोटे शहरों का बलिदान दे चुके थे। सेवु कबीले की आधी आबादी रक्त और जीवन सार दरार फाड़ने वाली संरचना के लिए चारे में सिमट गई थी। यह अंतरिक्ष की दरार को तोड़ने की कीमत थी। सेवु कबीला इतने समय तक क्यों झिझक रहा था? क्योंकि लागत बहुत अधिक थी। सेवु कबीला इसे वहन नहीं कर सकता था। और अब अपनी पूरी आक्रमण शक्ति खोने के बाद भी उनसे 2 और महान शहरों का बलिदान देने के लिए कहा जा रहा था। यदि यह जारी रहा तो हमला शुरू करने से पहले ही वे गंभीर रूप से कमजोर हो जाएंगे। बकवास बहुत हो गया। क्यूई चैन की आवाज ठंडी थी और कोई बहस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई अन्य विकल्प है? दांव लग चुका था। पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। उनके सामने आसपास के क्षेत्रों के सदैव सतर्क रहने वाले सम्राट श्रेणी के कबीले खड़े थे। उनके पीछे स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। सेवु कबीले के पास केवल 2 विकल्प थे। पुनरुत्थान के बीज को त्यागें, उनके क्षेत्र को त्यागें और समग्र रूप से भाग जाएं, या जीवित रहने के लिए एक अंक को तोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके अंतरिक्ष दरार को खोलें, मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन को मारें और पुनरुत्थान बीज का दावा करें। लेकिन उपस्थित सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ गए, एक कबीले के रूप में भाग रहे हैं। यह असंभव था। जब से उन्होंने बाहरी युद्ध क्षेत्र छोड़ा था, आसपास के शाही कुलों ने तेजी से क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उनके ज़ेफे ग्रेट सिटी पहुंचने में कुछ ही समय बाकी था। तो सच में केवल एक ही रास्ता बचा था। सब कुछ दांव पर लगाएं और लागत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहें।
बूम! अचानक पूरा ज़ेफेक ग्रेट सिटी हिंसक रूप से कांप उठा। क्या चल रहा है? कोई रक्षात्मक संरचना पर हमला कर रहा है। कौन? सेवू कबीले के सभी शीर्ष अधिकारियों के भाव बदल गए और वे तुरंत सम्मेलन कक्ष से ऊपर आसमान की ओर उड़ गए। उन्होंने देखा कि शहर की रक्षा संरचना पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। एक हल्के नीले अवरोध ने पूरे ज़ेफेक ग्रेट सिटी को ढक लिया था। उनकी आंखें विशाल दूरी को भेदती हुई पूर्वोत्तर आकाश में एक काले लिबास वाली आकृति पर टिक गईं। वह मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन, वह वास्तव में ज़ेफेक ग्रेट सिटी आया था। क्या वह पागल है? हमें सीधे तौर पर उकसाने की हिम्मत कर रहा है। सेवो अधिकारियों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन नाम उनके दिमाग में एक छाया बन गया था, सहज रूप से भय पैदा करने वाला। वह पहले से ही एक महान राक्षस था जिसका नाम वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से पूरे विशाल डोमेन में फैल गया था। अब सभी सेवू मार्शल राजाओं का वध कर दिया गया है और 6 प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राटों में से एक भी नहीं बच पाया है। उसके प्रति उनका डर और भी गहरा हो गया था। अगर वे सब मिलकर भी लड़ें तो भी शायद वे उसे खरोंच न सके। उनका विरोध करने की आशा रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका कबीले का नेता क्यूई चान था। बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि वह दरार के दूसरी ओर कछुए की तरह छिपा होगा। कभी सोचा नहीं था कि वह हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। क्यूई चान की आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी। वह दरार को तोड़ने के लिए इतना उतावला क्यों था? पृथ्वी पर पूरी ताकत से उतरने और मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन को मारने के लिए। फिर अनगिनत पृथ्वी मनुष्यों के रक्त और जीवन का उपयोग करके विशाल डोमेन से पृथ्वी के कनेक्शन को स्थायी रूप से अलग करने के लिए सीलिंग गठन को सक्रिय करें। जब उसने पुनरुत्थान बीज को परिष्कृत करना समाप्त कर लिया तो वह दरार को फिर से खोल देगा और वापस लौट आएगा। तब तक हाथ में पुनरुत्थान बीज के साथ वह सेवू कबीले को असंख्य कुलों की रैंकिंग के शीर्ष पर ले जाएगा और विशाल डोमेन में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी दूसरा पक्ष खुद को उनके दरवाजे तक पहुंचा देगा। बिना एक बार भी सोचे क्यूई चान की आकृति एक काली रेखा में बदल गई जो रेशम के धागे जितनी पतली थी, जो अधिकतम गति से निकल रही थी। क्यूई चान का मूल रूप मानव के आकार के समान था, लेकिन सेवू कबीले की विशेष वंशावली को ट्रिगर करने पर वह अचानक हजारों मीटर लंबा हो गया। यह सेवू वंश की पहचान थी। एक बार ट्रिगर होने पर वे सेवू स्थिति में प्रवेश करेंगे। सभी पहलू गति, शक्ति, स्थायित्व, पुनर्जनन नाटकीय रूप से बढ़ेंगे। यही कारण है कि समान स्तर के मनुष्य कभी भी सेवू का मुकाबला नहीं कर सके। वह आ रहा है द्वितीय श्रेणी के मार्शल सम्राट। जैसे ही क्यूई चैन आगे बढ़ा, उसकी पूरी द्वितीय श्रेणी के मार्शल सम्राट की आभा फूट पड़ी। सू जियाओबाई इसे बहुत दूर से स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसने जो देखा वह मनुष्य के आकार का एक प्राणी था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर सफेद पंख, 16 पंख और धुंधली सफेद आंखें थीं। उन आंखों में उभरता हुआ जबरदस्त हत्या का इरादा। जाहिर है क्यूई चैन के पास कोई धैर्य नहीं बचा था। जैसे ही उसने सू जियाओबाई को देखा, वह हमला करने के लिए तैयार हो गया। बहुत अच्छा, मुझे देखने दो अब मेरी ताकत का असली स्तर क्या है। सू जियाओबाई के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसके चारों ओर की रक्त ऊर्जा, जो कभी केवल 1000 मीटर की ऊंचाई पर थी, अचानक 10,000 मीटर तक बढ़ गई। उसी समय उसकी आभा बिल्कुल नए स्तर तक बढ़ गई। अध्याय 199 हरफन मौला अजेय। जैसा कि कहा जाता है, जब दुश्मन मिलते हैं तो उनकी आंखों में नफरत की चमक आ जाती है। सू जियाओबाई के लिए क्यूई चान सबसे बड़ा दुश्मन था जिसे पृथ्वी पर मानवता को खत्म करना था। उसका अस्तित्व पहले से ही पृथ्वी के लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा था। और क्यूई चान के लिए सू जियाओबाई भी वैसी ही थी। वह राक्षसी प्रतिभा जो वर्चुअल नेटवर्क के सभी 108 स्तरों को पार करने वाला पहला व्यक्ति था। कुछ ही दिनों में वह प्रथम श्रेणी के मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंच गया था। यदि उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी गई तो कौन जानता है कि क्या होगा। क्यूई चैन को एक भ्रम भी था नहीं, एक पूर्वाभास की। भले ही अब से 10,000 साल बाद वह पुनरुत्थान बीज को परिष्कृत करने में सफल हो गया और विशाल डोमेन में स्थानिक उल्लंघन को फिर से खोल दिया, फिर भी वह सू जियाओबाई द्वारा बेरहमी से दबा दिया जाएगा। पुनरुत्थान बीज उसे अमर बना सकता है, लेकिन अगर उसे सील कर दिया गया और दबा दिया गया तो अमरता से क्या फायदा होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, पृथ्वी में प्रवेश करने से पहले इस सबसे बड़ी बाधा को खत्म करना ही था। मरना। क्यूई चान के हाथों में 2 समान रूप से विशाल लंबी तलवारें दिखाई दी, प्रत्येक हजारों मीटर लंबी थी। गड़गड़ाहट हुई, स्वर्ग और पृथ्वी ने रंग बदल दिया और बिना किसी स्पष्ट कारण के सभी दिशाओं से बिजली इकट्ठा हुई, जिससे क्यूई चान के शरीर पर बिजली कवच बन गया। स्पष्ट रूप से क्यूई चैन ने बिजली आधारित तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और वह उच्च श्रेणी की थी। उसका पूरा शरीर बिजली से नहा गया। वह एक ऊंचे वज्र देवता में बदल गया, जिसने 10,000 मीटर की 2 तलवारें लहराई और उन्हें सू जियाओबाई की ओर गिरा दिया। जमीन ढह गई, आकाश हिल गया और यहां तक कि शून्यता भी भयानक ताकत से 2 लंबी दरारों में फट गई। मारना। सू जियाओबाई ने सीधे हमला किया। हालांकि उसका शरीर क्यूई चान की तरह 10,000 मीटर तक नहीं फैल सका और उसके हथियार उतने प्रभावशाली नहीं थे, उसके शरीर से फूटने वाली 10,000 मीटर की रक्त आभा
और उसके पीछे सम्राट स्तरीय तकनीकों को प्रकट करने वाले विशाल प्रेत ने उसे तुरंत एक रक्त रंग के राक्षस में बदल दिया है। भगवान, पूरी ताकत से मारो। बूम! जैसे ही वे करीब से टकराए, ऐसा लगा मानो कानों के ठीक पास परमाणु बम फट गया हो। पहले एक घातक सन्नाटा छा गया, उसके बाद एक कानफोड़ू विस्फोट हुआ। सदमे की लहरों ने शून्य को विकृत कर दिया और एक पल में अरबों मील के भीतर सभी शहरों और भूमि को नष्ट कर दिया। ये मूर्तिकला चंद्रमा नीला ड्रैगन ने उसे रोक दिया। उसकी ताकत वास्तव में कबीले नेता की प्रतिद्वंद्वी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सेवू कबीले के उच्च रैंकिंग सदस्य मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके शिष्य हिंसक रूप से सिकुड़ गए। ठंडा पसीना उनके माथे को भिगो रहा था और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिस सेना को उन्होंने भेजा था उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था। स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन अब प्रथम श्रेणी का मार्शल सम्राट नहीं था जिसे उन्होंने मान लिया था, बल्कि एक वास्तविक द्वितीय श्रेणी का मार्शल सम्राट था जो अपने कबीले नेता के साथ आमने सामने जा सकता था। यदि उनमें से कोई भी वहां होता तो केवल झटका ही उन्हें मौके पर ही गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होता। बूम बूम बूम। दो द्वितीय श्रेणी के मार्शल सम्राटों के बीच एक क्रूर लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। जैसे 10,000 मीटर का खून से लथपथ दानव देवता 10,000 मीटर की बिजली की गड़गड़ाहट वाले भगवान से टकरा रहा हो, स्वर्ग और पृथ्वी पर एक प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। नीला आकाश चला गया था, उसकी जगह केवल बिजली और रक्त रंजित आभा थी। हर बहरा कर देने वाली शॉकवेव के साथ जो अरबों मील दूर से भी सुनाई देती है। लड़ाई के भयानक परिणाम ने ज़ेफेक जॉइंट सिटी की रक्षात्मक संरचनाओं को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे दरारें बनने लगी। हजार तंत्र स्काई सेवरेंस थंडर स्लैश। 10,000 मीटर की जुड़वां बिजली की तलवारें अचानक एक में विलीन हो गईं और 10,000 से अधिक गरजने वाली तलवारों में बदल गईं, जो एक शक्तिशाली दुर्घटना में बरस गईं। टेनफोल्ड ओब्लिवियन वू जी सू जियाओबाई की 10,000 मीटर की रक्त आभा भी उस पल में 10,000 से अधिक बार कट गई। अनगिनत रसातल फट गए। गहरे भूमिगत से मैग्मा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। झुलसा देने वाला लावा हर जगह आसमान की ओर उड़ रहा है। बिजली और खून की आभा पूरे देश में उलझ गई। हालांकि बिजली पूरी तरह से बिजली थी, लेकिन रक्त आभा शुद्धता से कोसों दूर थी। उस रक्त आभा के भीतर अंधेरे, धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, बर्फ, बिजली, तूफान के निशान मौजूद थे। सभी मौलिक गुण संयुक्त थे, लेकिन रक्त आभा के विस्फोट के कारण वे सभी तत्व उसके भीतर छिप गए, जिससे दिखाई देने वाली हर चीज शुद्ध रूप से रक्त लाल दिखाई देने लगी। धतेरी की स्कल्प्टेड मून एजियो ड्रैगन ने वास्तव में कितनी तकनीकों का विकास किया है। उसके पास अंतरिक्ष गुण भी है। क्या ये लड़का वास्तव में पृथ्वी का मानव है? क्यूई चांद ने अपने दांत पीस लिए। केवल एक संक्षिप्त झड़प के बाद उसने सू जियाओबाई की कम से कम 100 अलग अलग तकनीकों के निशान पहले ही देख लिए थे। उन्होंने स्वयं एक निम्न जीवन शैली से ऊपर उठने का रास्ता बनाया था, वर्चुअल नेटवर्क को भी साफ किया था और विशाल डोमेन के अनगिनत प्राणियों के साथ बातचीत की थी। स्वाभाविक रूप से सू जियाओबाई द्वारा प्रदर्शित कई तकनीकें उनसे कुछ हद तक परिचित थीं। लेकिन अगर उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो क्यूई चैन को कभी विश्वास नहीं होता कि एक दिन वह एक ही व्यक्ति में इतनी सारी तकनीकें देखेगा। यहां तक कि जिन तकनीकों का खंडन और टकराव होना चाहिए था, वे तकनीकें जो मौलिक रूप से असंगत थीं, वे सभी सू जियाओबाई पर पाई जा सकती हैं। यहां तक कि शीर्ष स्तरीय सबसे कठिन से मास्टर अंतरिक्ष विशेषता सू जियाओबाई ने इसका उपयोग किया था। उन सैकड़ों अप्रत्याशित अंतरिक्ष ब्लेड, यदि क्यूई चांद की तेज इंद्रियां नहीं थी तो वह बहुत पहले ही किया गया होता। जीवन विशेषता धिक्कार है, यहां तक कि यह सबसे कठिन विशेषता तकनीक भी उसने विकसित की है, और कम से कम किंग ग्रेड या उच्चतर पर। कमीने क्यूई चैन मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से शाप दिया। पूरे विशाल डोमेन में हर कोई जानता था कि जीवन विशेषताओं का मतलब सबसे मजबूत उत्तरजीविता, सर्वोत्तम रक्षात्मक क्षमताएं और सबसे धोखाधड़ी विशेषता तकनीकें भी हैं। जिसने भी जीवन विशेषता तकनीकों की खेती की, उसके पास असाधारण जीवन शक्ति थी। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्होंने आमतौर पर अस्तित्व के पक्ष में आक्रामक कौशल छोड़ दिया। जब जीवन की विशेषताओं वाले किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ता है तो दुश्मन अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप उनसे आधे दिन तक लड़ते हैं तो उनका खून भी नहीं निकलेगा, जबकि आप पहले ही सूख चुके होंगे। ठीक वैसे ही जैसे क्यूई चान अब सू जियाओबाई का सामना कर रहा है। उसने सू जियाओबाई पर कई सीधे वार किए, जिससे स्पष्ट चोटें आईं। फिर भी कुछ ही सेकंड में सू जियाओबाई पूरी तरह से ठीक हो गई। इतना ही नहीं, 10,000 मीटर की विस्फोटक रक्त आभा, यदि यह क्यूई चान होता तो वह बहुत पहले ही जलकर भूसी बन गया होता, भीषण प्रतिक्रिया के कारण अपने हथियार उठाने में भी असमर्थ होता। लेकिन सू जियाओबाई पूरी तरह से ठीक पहले से कहीं अधिक उग्रता से लड़ रहा हूं। आमतौर पर जीवन गुणों वाले कृषकों के पास मजबूत आक्रामक शक्ति नहीं होती है, लेकिन सू जियाओबाई अपवाद थी। उसका जीवन गुण मजबूत था, उसका अंधेरा गुण मजबूत था। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, 5 तत्व, उसने उन सभी पर महारत हासिल कर ली। यहां तक कि बर्फ, हवा और बिजली भी उसके पास थी। वास्तव में उन्होंने बिजली आधारित तकनीकों के साथ जो शक्ति प्राप्त की, वह क्यूई चान के हाथों बिल्कुल भी कम नहीं हुई।
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सु जियाओबाई एक सर्वविशेषता, सर्वदिशा, सर्व सक्षम अस्तित्व की तरह थी। आक्रमण, गति, रक्षा, पुनर्जनन, विस्फोट शक्ति, उसके पास ये सब था। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय कौन पागल नहीं हो जाएगा। मैं इसे अब और नहीं खींच सकता। उनकी आभा में जरा भी बदलाव नहीं आया है, जबकि मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होती जा रही है। भले ही मैं पुनः पूर्ति के लिए गोलियां लेता रहूं, अंततः उनकी जीवन विशेषता तकनीकों द्वारा मुझे मौत की ओर खींच लिया जाएगा। मुझे उसे जितनी जल्दी हो सके मारना होगा। क्यूई चैन अब और इंतजार नहीं कर सका। यदि यह जारी रहा तो पतन का शिकार निश्चित रूप से वह स्वयं ही होगा। एक पल में क्यूई चांद ने अपना निर्णय लिया। बूम! उसके शरीर से घनी, भाप भरी रक्त आभा का तीव्र प्रवाह फूट पड़ा। क्यूई चांद ने एक रक्त आभा तकनीक सक्रिय की। हालांकि सु जियाओबाई के विपरीत, जिन्होंने जानबूझकर सम्राट ग्रेड रक्त आभा तकनीक को चुना था, क्यूई चांद की तकनीक स्पष्ट रूप से राजा ग्रेड भी नहीं थी, बस एक उत्कृष्ट ग्रेड रक्त आभा तकनीक थी। फिर भी द्वितीय श्रेणी के मार्शल सम्राट के रक्त आभा को जलाने के साथ शक्ति में वृद्धि का उपहास करने लायक कुछ भी नहीं था। मरना। उसकी 10,000 मीटर की बिजली की तलवार अब खून की आभा में लिपटी हुई है। क्यूई चैन ने शून्य को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली प्रहार किया और सु जियाओबाई पर जमकर वार किया। अब गंभीर हो रहे हो। समय के बारे में हम काफी समय से सोच विचार कर रहे हैं। सु जियाओबाई ने अपने मुंह का कोना मोड़ लिया। अचानक उसके चारों ओर 10 काले वस्त्र पहने, लबादा पहने हुए आकृतियां दिखाई दी। हर एक की आभा सु जियाओबाई के समान ही थी। इससे पहले कि क्यूई चैन प्रतिक्रिया दे सके, काले वस्त्र पहने हुए 10 आकृतियां सीधे सु जियाओबाई के मुख्य शरीर में विलीन हो गईं और पलक झपकते ही बूम! सु जियाओबाई के शरीर से फूटी क्यूई चांद से भी अधिक मजबूत और भी अधिक भयानक और भी अधिक सर्वनाशकारी आभा। अध्याय 200 संपूर्ण कबीले का बलिदान। सु जियाओबाई की आभा एक शांत पहाड़ की तरह थी जो अचानक 10 गुना बढ़ गई और सीधे बादलों में जा गिरी। उसके शरीर के चारों ओर की रक्त ऊर्जा, जो पहले से ही 10,000 मीटर तक फूली हुई थी, तुरंत पूरे 1,00,000 मीटर तक बढ़ गई। स्लैश। कोई अतिरिक्त हलचल नहीं, कोई आकर्षक तकनीक नहीं, केवल सबसे सरल और सबसे सीधा सिद्धांत, एक बल 10,000 तकनीकों को तोड़ देता है। बस एक पल में सु जियाओबाई ने हजारों कृपाण रोशनियां जला दी। प्रत्येक कृपाण प्रकाश आकाश और पृथ्वी को भेदता हुआ 1,00,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। जिस क्षण वे प्रकट हुए, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया सफेद रंग के एक विशाल क्षेत्र में सिमट गई हो। ये किस प्रकार की शक्ति है? जब क्यूई चैन द्वारा नीचे गिराई गई वज्र तलवार ने कृपाण प्रकाश को छुआ, तो उसकी धुंधली सफेद पुतलियां अचानक भय से फैल गईं। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वज्र तलवार को सड़ी हुई लकड़ी की तरह उस भयानक शक्ति से तुरंत फाड़ दिया गया। कृपाण प्रकाश आगे बढ़ता रहा और क्यूई चांद ने घबराहट में बचने की कोशिश की। पीएफएफ्ट, लेकिन वह अभी भी एक कदम बहुत धीमे थे। क्यूई चैन के विलाप के साथ जो आकाश में गूंज उठा, उसकी विशाल दाहिनी भुजा, जो सफेद पंखों से ढकी हुई थी, टुकड़ों में बिखर गई। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। क्यूई चैन ने जल्दी से बड़ी संख्या में रिकवरी प्रकार की गोलियां अपने मुंह में भर ली, अपनी दाहिनी बांह पर घाव को पकड़ लिया और उसकी आकृति प्रकाश की धारा में बदल गई, जो हिंसक रूप से भाग रही थी। लेकिन इस बार वह हमला नहीं कर रहा था, वह भागने के लिए मुड़ रहा था। बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। वह क्लोन तकनीक किस प्रकार की तकनीक थी जिसका उसने अभी उपयोग किया था? यह सोचने के लिए कि इससे उसकी शक्ति कहीं से भी 10 गुना से अधिक बढ़ सकती है। भले ही मैं अपनी सारी रक्त ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाऊं, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। क्यूई चैन अत्यधिक भयभीत था। उसने सोचा था कि अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने का मतलब जीत की गारंटी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी का तुरुप का पत्ता और भी मजबूत और भी अधिक भयानक होगा। उसने अपना खून जलाया था और ताकत में वृद्धि की थी, लेकिन दूसरे पक्ष की ताकत 10 गुना बढ़ गई थी। वह संभवतः उससे कैसे लड़ सकता था? यदि वह पहले ही समय रहते चकमा न दे देता तो क्षति केवल एक हाथ तक सीमित न होती। दौड़ने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो गई। सु जियाओबाई की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। जिस क्षण से वह स्थानिक दरार को पार कर सिवु कबीले के क्षेत्र में पहुंचा, यह पहले से ही तय था कि आज सिवु कबीले के विनाश का दिन होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जिसे मिटाया जाना था, वह स्वाभाविक रूप से क्यूई चांद था, सिवु कबीले का सर्वोच्च नेता। बूम! सु जियाओबाई ने उग्रता से पीछा किया। उन्होंने जो आभा जारी की, उसने शून्य को ही विकृत कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर शून्य में चला गया हो, इतनी तेजी से कि उसकी छाया भी पकड़ में नहीं आ सकी। जब सु जियाओबाई फिर से प्रकट हुई, तो वह पहले से ही क्यूई चांद के सामने था, बिना किसी दया के 100,000 मीटर की कृपाण रोशनी को नीचे गिरा रहा था। पीएफएफ्ट। क्यूई चैन घबराहट में बच गया, लेकिन उसकी गति बरकरार नहीं रह सकी। एक ही पल में उसका आधा शरीर चूर चूर हो गया। उसके शरीर पर 10,000 मीटर लंबे भीषण घाव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इल्तिमास और स्पंदित रक्त का विचित्र दृश्य देख सकता था। बर्फीले सफेद पंखों से मिश्रित रक्त आसमान से बरस रहा था, जिससे आसपास के क्षेत्र को ऐसा महसूस हो रहा था मानो खून की बारिश हो रही हो। कमीने! क्यूई चांद दर्द से चिल्लाया। उनकी अभिव्यक्ति अनिच्छा और क्रोध से भरी थी।
एक समय वह भी सिवु कबीले का गौरवान्वित पुत्र था। उसकी प्रतिभा ने न केवल उसके अपने लोगों को बल्कि आसपास के कई शाही कुलों को भी चकित कर दिया था। साथ ही जब उसे जीवन के लिए खतरा का सामना करना पड़ा था, तब भी यह हमेशा खुद से कहीं अधिक मजबूत दुश्मनों से आया था। लेकिन अब एक ऐसे जूनियर का सामना करना पड़ रहा है जो अभी ट्रांसेंडेंट स्तर पर नहीं है। यह पहली बार था जब उसका इतने दयनीय तरीके से शिकार किया गया, यहां तक कि उसे इतनी विकट स्थिति में धकेल दिया गया। अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यूई चांद दहाड़ उठा। उसकी कभी धुंधली सफेद आंखें एक पल में खून से लाल हो गईं। उसके चारों ओर रक्त ऊर्जा और भी अधिक अतिरंजित और सघन हो गई। यदि उसने पहले भी भागने का एक टुकड़ा पकड़ रखा था, तो अब उसने स्पष्ट रूप से सू जियाओबाई के साथ मरने का संकल्प ले लिया है। अब जीवित रहने का कोई भ्रम नहीं है। हालांकि उनका इरादा केवल अधिक रक्त ऊर्जा उत्पन्न करना नहीं था। कोई देख सकता था कि उसके 10,000 मीटर लंबे शरीर पर अनगिनत रक्त रंग की चमकती रेखाएं अचानक उभर आईं। ये रक्त लाल रेखाएं आपस में जुड़कर एक के बाद एक भयानक, ठंडी और हिंसक रूप से मुड़ी हुई बलि संरचनाओं का निर्माण करती हैं। कबीले प्रमुख वह है। बलिदान गठन। कबीले प्रमुख के शरीर पर इतने सारे बलिदान पैटर्न क्यों खुदे हुए हैं? मैं अब अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता। कबीले के मुखिया ने हमसे झूठ बोला। वह रक्तहृदय अभिशाप नहीं था, ये एक रक्त बलिदान अभिशाप था। कबीले का मुखिया पागल हो गया है। वह पूरे वंश का बलिदान देने जा रहा है। नहीं, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। सिवु कबीले के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों को एहसास हुआ कि वे अब अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसी समय उनके शरीर पर समान रक्त रंग के पैटर्न उभरने लगे, बिल्कुल क्यूई चांद की तरह। उस पल में सिवु कबीले के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों को अंततः डर का एहसास हुआ। उन्हें धोखा दिया गया था। क्यूई चैन ने एक बार रक्तहृदय अभिशाप होने का दावा किया था, जो उन्हें मजबूत होने और उनकी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता था। वास्तव में रक्त बलिदान अभिशाप का दूसरा रूप था। इस सच्चाई को समझने से सिवु कबीले के उच्च स्तरीय सदस्य सदमे और रोष से भर गए, लेकिन उससे भी अधिक भय से, मृत्यु के भय से। मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों को सहन किया और बार बार मौत का सामना किया। अगर उन्हें कबीले के लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा, तो वे बिना किसी अफसोस के ऐसा करेंगे। लेकिन जो उनकी जान ले रहा था, वो कोई दुश्मन नहीं था, वह कबीले का मुखिया था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि वे कितने अनिच्छुक, कितने हताश या कितने अविश्वासी थे। जब क्यूई चांद के शरीर पर बलिदान संरचना पूरी तरह से सक्रिय हो गई, तो अदृश्य भावरों ने उनके शरीर को हिंसक रूप से चूसना शुरू कर दिया। उनके मांस और हड्डियों को तोड़ दिया और वे क्रोध और निराशा में चिल्लाने लगे। अंततः वे मार्शल सम्राट स्तर के सार रक्त के ढेर में बदल गए, जो तेजी से क्यूई चांद के शरीर में विलीन हो गया। और यह सिर्फ वे ही नहीं थे। संपूर्ण ज़ेफे ग्रेट सिटी। जैसे ही बलि संरचना सक्रिय हुई, पूरे शहर की जमीन पर खुदी हुई संरचना भी सक्रिय हो गई। ज़ेफे ग्रेट सिटी के सभी सिवु कबीले के सदस्यों को एक ही भाग्य का सामना करना पड़ा। वे सार रक्त के गुच्छों में बदल गए और सभी क्यूई चांद के शरीर में विलीन हो गए। यहां तक कि कुछ अन्य महान शहरों, बड़े शहरों और छोटे कस्बों से भी उनमें से रक्त का सार शून्य से पार हो गया और अचानक उभरा, सीधे क्यूई चांद में मिल गया। सचमुच क्रूर। ये सब सामने आते देख सू जियाओबाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके दिल में तूफान उठ गया। अब वह विशाल क्षेत्र के अंधेरे और उसमें रहने वालों की क्रूरता को पूरी तरह से समझ गया है। उसे मारने के लिए क्यूई चांद ने स्वेच्छा से अपने पूरे कबीले का बलिदान दे दिया था। बेशक ये सिर्फ सू जियाओबाई के बारे में नहीं था। सिवु कबीले के बुजुर्गों के शब्दों से यह स्पष्ट था कि क्यूई चांद ने इस सब के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। यदि आज उसका सामना सू जियाओबाई के स्थान पर किसी अन्य शक्तिशाली शत्रु से होता, जब तक उसे लगता था कि उसकी जान सचमुच खतरे में है और बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब भी वह अंतिम स्टैंड लेने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूरे कबीले का बलिदान कर देता। हा। क्यूई चैन अब पूरी तरह से विक्षिप्त लग रहा था। सू जियाओबाई द्वारा पहले नष्ट किया गया उसका आधा शरीर पहले ही वापस आ चुका था। उसका 10,000 मीटर लंबा रूप तेजी से बढ़कर 10,000 मीटर तक पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन वह आभा थी जो वह अब उत्सर्जित कर रहा था। पूरे सिवु कबीले का बलिदान देकर उसने पूर्ण क्षेत्र स्तर की उन्नति प्राप्त की थी। उनकी साधना आभा आश्चर्यजनक रूप से तृतीय स्तरीय मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी।